मैं तो ये मानता हूँ कि जब बच्चों की शादी है या जब वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इवन हस्बैंड वाइफ ना होकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं, तब भी उन्हें सीखना चाहिए कि मेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है, फीमेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ज़्यादातर लोगों को हमारे स्कूल कॉलेज में, मतलब हमारा बदकिस्मती कहेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें वो चीज़ें नहीं सिखाता कि वो लाइफ के लिए रेडी हो जाएँ। ऐसे ही जो हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां शादी करना चाहते हैं, वो मैरिज के लिए फिट नहीं है, वो रिलेशनशिप के लिए फिट नहीं है। कारण क्या है? वो फिजिकली तो डेवलप हो गए हैं उतने, लेकिन मेंटली डेवलप नहीं हुए, साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई। उनको ये मालूम ही नहीं है कि फीमेल क्या चाहती है, और जब कोई फीमेल कुछ बोल रही है तो उसका अर्थ क्या है। मैं नाराज़ हूँ, मैं बात नहीं करना चाहती। तो एक्चुअली वो ये नहीं कह रही मैं बात नहीं करना चाहती, वो ये कह रही है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज मैं बहुत परेशान रही हूँ, कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन क्योंकि उसे वो शब्द नहीं आते हैं, तो वो अपना गुस्सा दिखा रही है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है। अच्छा, मेल साइकोलॉजी क्या कहती है? जब मेल कहता है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे बात नहीं करनी, तो मेल एक्चुअल में यही कह रहा होता है। लेकिन फीमेल क्या सोचती है? अच्छा, जब मैं ऐसा कहती हूँ मैं नाराज़ हूँ, मुझे बात नहीं करनी, तो एक्चुअली मैं बात करना चाहती होती हूँ। तो फीमेल क्या करती है? फीमेल उसको और पास आती है कि नहीं सुनो तो सही, बताओ तो सही क्या हुआ। अमेरिका की कहानी है, वो अपने घर में हॉट डॉग बनाती थी छोटे, जबकि हॉट डॉग का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, 6 इंच 7 इंच का होता है, वो छोटे 2 इंच 3 इंच के। तो उससे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो? कहते मैंने तो ऐसे ही सीखा है। अच्छा, उनकी मदर से मिले, क्योंकि माँ से ही सीखती है बेटी ज़्यादातर। तो मदर से पूछा, भाई आपकी बेटी छोटे हॉट डॉग बनाती है, आपने ऐसा क्यों सीखा है? कहती है मैं भी छोटे बनाती थी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा। अच्छा, वो उनकी मदर से मिले, बाई चांस उनकी नानी भी जिंदा थी, उनसे मिले कि भाई आपने छोटे हॉट डॉग क्यों सीखा अपनी बेटी को भी और अपनी नाती को भी? कहती मेरी कढ़ाई छोटी थी कि आइदर डोंट एंटर इनटू रिलेशनशिप एंड इवन इफ बहुत लगे कि नहीं बिना उसके नहीं चलेगा, रहना है, तो एक तय करके जाओ कि हमें एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, उसकी कमियों को, अच्छाइयों को, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो मैं बोलता हूँ, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, कहते हैं साहब मैं बिजनेस को देखूं कि घर को देखूं। मैंने कहा बिजनेस किसके लिए देख रहे हो? कह रहे 20 बच्चों के लिए। मैंने उनको तो लग रहा है तुम अपने लिए देख रहे हो। 18 घंटे जब तुम ऑफिस में बिताओगे और रात को लेट पहुंच रहे हो और उस समय भी आप ऑफिस का काम लेके बैठ जाओगे, तो फिर वाइफ को क्या लगेगा कि यार हमारे लिए थोड़ी हो रहा है। और कई सास ऐसी भी हो गई आज की डेट में, जो नई जनरेशन के आई हैं, वो तो जैसी बहू आई सब कुछ उसको दे दिया, बेटा अब तू ही सब कुछ है, तू ही मालिक है, तू ही सब कुछ है। और वो भी गलत है। फिर वो बहू सर पे चढ़ जाती है, अच्छा अब तो सास भी पूछ के बहू से पानी पी रही है कि बेटा पानी पी लूं क्या फ्रिज से तेरे? अरे welcome to the another episode of It's Real Talk podcast for you. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस चीज की जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर चीज अचीव करना चाहते हैं, हर चीज पाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स सफर कर रहे हैं, हैम्पर हो रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने रिलेशनशिप्स को हम बेटर कर सकते हैं, कैसे वर्क और रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड। लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे गेस्ट का वेलकम करने के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर शहनवाज चौधरी भारतीय जी, जो कि रिच पीपल ग्रुप के फाउंडर हैं और आज अपना भंडार लेकर आ गए हैं नॉलेज का, ढेर सारा ज्ञान का, कि कैसे हमारे रिलेशनशिप्स को बेटर करेंगे। हेलो एंड वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर वी आर वेरी हैप्पी। और जैसा कि हमने स्टार्ट किया है कि रिच पीपल ग्रुप, तो सर रिच पीपल ग्रुप क्या है और इससे हमारे रिलेशनशिप्स का क्या? देखिए, रिच पीपल ग्रुप तो हमारा एक बिजनेस ग्रुप है, जिसमें हम लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, छोटे बड़े सभी तरह के, उनको हम लोग उनका मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जब पैसा तो आ जाता है लोगों के पास, बिजनेस भी कर लेते हैं, जॉब भी ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं। और ऐसे पैसे का, ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा कि परिवार ही साथ नहीं है। तो फिर हमने तय किया कि उनको हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सिखाएं, जिसमें सिर्फ रिलेशनशिप ये नहीं कि फैमिली रिलेशनशिप, इसमें स्टाफ और ओनर के बीच का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, हमारे बाकी रिलेशन से किस तरह से हमें संबंध बनाने हैं, प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। जो MPMLS को हम लोग सिखाते हैं कि भाई आप सांसद बन गए, विधायक बन गए, लेकिन कल को आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार, वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं कि कम से कम उनके रिलेशन ठीक हो जाए। तो सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप पॉलिटिकल एडवाइसेस देते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं,
तो इसमें आपको रिलेशनशिप ट्रेनिंग का थॉट कैसे आया, कैसे जैसे मैंने अभी बताया, क्या होता है कि जब आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो आपका बहुत सारा समय बहुत सारी ऐसी जगह लग रहा होता है जो फैमिली को ऐसा लगता है कि हमारा समय हमें मिलना चाहिए। खासकर से जो अभी यंग हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, अब पॉलिटिशियन बन गए, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो 24/7 पब्लिक के बीच में रहता है। ऐसे बिजनेसमैन, जिसने नया बिजनेस शुरू किया, उसको फैमिली को समय नहीं दे पाएगा। फैमिली को लगेगा कि वो हमें समय नहीं दे रहा है और वो ये बोलेगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में एक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। तो जब हमने देखा कि हम उनको ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो पता चला कि वो मेंटली उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है, घर में इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ से हमने बहुत पॉजिटिव करके भेज दिया, अब घर में तो उसे ज़्यादातर समय गुजारना है, अब वो वहाँ नेगेटिव हो गया। वाइफ अलग बोल रही है, बच्चे अलग बोल रहे हैं, माता-पिता अलग तरह से बोल रहे हैं, उसको टोन मारी जा रही है। कई बार उसकी अचीवमेंट्स पर सेलिब्रेशन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, उसको मोटिवेट नहीं किया जा रहा, तो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। आप अच्छा कर रहे हैं और आपको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। और मैं मानता हूँ दिव्या, सबसे बड़ा दुःख ये होता है कि आप कुछ अचीव करें और आपके पास उसको सेलिब्रेट करने वाला कोई अपना ना हो। ये बहुत बड़ा दुःख होता है। और मैंने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ देखी, तो मैंने तय किया कि नहीं, कम से कम मैं लोगों को बताऊँगा कि भई क्यों ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, नाम, इज़्ज़त, शोहरत सब ज़रूरी है, लेकिन वो परिवार भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने तय किया कि हम ये शुरू करें। राइट, क्योंकि सर बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भाग-दौड़ भरी हमारी लाइफ़स्टाइल है आजकल, स्पेशली यंगस्टर्स, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं और कहीं न कहीं जो हमारी रूट्स हैं या जो हमारी फैमिली है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। बट सर, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई भी रिश्ता है या कपल है कोई, अगर इनका रिलेशन बहुत खराब हो चुका है, तो उसको कैसे मधुर बनाया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो कोशिश ये होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जब बच्चों की शादी है या जब वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इवन हस्बैंड वाइफ ना होकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं, तब भी उन्हें सीखना चाहिए कि मेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है, फीमेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ज़्यादातर लोगों को हमारे स्कूल कॉलेज में, मतलब हमारा बदकिस्मती कहेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें वो चीज़ें नहीं सिखाता कि वो लाइफ़ के लिए रेडी हो जाएँ। जैसा एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इंडस्ट्री फिट नहीं है। ऐसे ही जो हमारे बच्चे, लड़के-लड़कियाँ शादी करना चाहते हैं, वो मैरिज के लिए फिट नहीं है, वो रिलेशनशिप के लिए फिट नहीं है। कारण क्या है? वो फिज़िकली तो डेवलप हो गए हैं उतने, लेकिन मेंटली डेवलप नहीं हुए। साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई। उनको ये मालूम ही नहीं है कि फीमेल क्या चाहती है और जब कोई फीमेल कुछ बोल रही है तो उसका अर्थ क्या है? जब कोई मेल बोल रहा है, जैसे कोई फीमेल कहती है कि भई मैं नाराज़ हूँ, मैं बात नहीं करना चाहती। तो एक्चुअली वो ये नहीं कह रही मैं बात नहीं करना चाहती। वो ये कह रही है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज मैं बहुत परेशान रही हूँ, कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन क्योंकि उसे वो शब्द नहीं आते हैं, तो वो अपना गुस्सा दिखा रही है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है। अच्छा, मेल साइकोलॉजी क्या कहती है? जब मेल कहता है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे बात नहीं करनी, तो मेल एक्चुअल में यही कह रहा होता है। लेकिन फीमेल क्या सोचती है? अच्छा, जब मैं ऐसा कहती हूँ मैं नाराज़ हूँ, मुझे बात नहीं करनी, तो एक्चुअली मैं बात करना चाहती होती हूँ। तो फीमेल क्या करती है? फीमेल उसको और पास आती है कि नहीं, सुनो तो सही, बताओ तो सही क्या हुआ? अब प्रॉब्लम ये है कि मेल जब कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो एक्चुअली उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। उसे अच्छा लगता है। फीमेल जब कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये बातें कोई बताता नहीं है। अच्छा, जब पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए हमने शुरू किया है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, एमपी एमएलएज़ हैं और जो बिज़नेसमैन हैं, उनके बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं। बिफोर मैरिज वो ट्रेनिंग कराते हैं। वो अगर 18 साल से बड़ा लड़का लड़की है तो उसको सिखाते हैं कि बेटा जाओ मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी सीख कर आओ, ताकि तुम्हें पता रहे कि जब कोई मेल कुछ कहता है तो क्या कहना चाह रहा है, फीमेल कुछ कह रही है। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे पचासों एग्जांपल है जिसमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि फीमेल एक्चुअल में चाहती क्या है। और ये मैंने भी अपने अनुभव से सीखा। हमने भी बहुत सारी गलतियां की, कई बार हमें भी नहीं पता था, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में भी मैंने स्टडी किया, 50 से ज़्यादा डाइवोर्स रोक चुका हूँ मैं। तो रिलेशनशिप चाहे कितने खराब हो जाएँ, अगर दोनों तैयार हैं कि हम वी वांट टू मेक ए गुड स्टार्ट और न्यू स्टार्ट, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट मेन प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है ये इसका बाकी चीज़ों से, फाइनेंस से या बाकी चीज़ों से उतना संबंध नहीं है, सोच से बड़ा संबंध है। एंड आल्सो ईगो सर, आई थिंक ईगो भी बात की बात है। पहली चीज़ है साइकोलॉजी। अगर हम एक दूसरे को साइकोलॉजिकली, मतलब वो कहते हैं ना कि हमारी कंपैटिबिलिटी मेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। मेंटली अगर हम स्ट्रांग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो फिर वो चीज़ें सेकेंडरी हैं। ईगो तो दोनों में रहता है, मेल ईगो भी है आज की डेट में, और मेल ईगो तो आज से थोड़ी है। आपको तो पता है कि समाज ने महिलाओं को कितना दबा कर रखा हमेशा से ही, तो मेल ईगो तो रहता ही है। और
अब फीमेल को भी क्योंकि अपने राइट्स पता है, फ्रीडम है, तो वो भी उनमें भी एक ईगो आ गया है कि, और खासकर से जो सेल्फ डिपेंड है, जो अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर हैं और अपने, ठीक है रिलेशनशिप में है बट वो डिपेंड नहीं है फाइनेंशियली या बाकी चीज़ों से, तो वो क्यों दबेंगी। और दबना भी किसी को भी, या मेल हो या फीमेल हो, दबने का तो कोई सेंस नहीं बनता। मैं मानता हूँ कि हम इक्वल हैं और हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अगर ईगो भी है तो उसे भी समाप्त किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या, बात ही नहीं करते लोग। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते, जो रिलेशनशिप में वो आपस में बात नहीं करते। मतलब कभी आई डोंट नो, कुछ लोग जो सुनेंगे उन्हें बुरी लग जाए, लेकिन जो 5-5, 6-6 साल से रिलेशनशिप में है, वो एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक नहीं पता उनको। अगर उनसे पूछ लिया जाए ना कि 5 लाइक और डिसलाइक बताओ, तो वो बता नहीं पाएंगे। सर आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, ऐसा कुछ हमें एग्जांपल बताओ। नहीं, किसी की लाइफ से चलो जनरलाइज करता हूँ। जैसे एक बिल्कुल एट दी वर्ज ऑफ डाइवोर्स थी वो फैमिली, और 13 साल से वो लोग शादीशुदा थे, और उससे पहले लव मैरिज थी। और ये लव मैरिज का भी एक फैक्ट है जो शायद कई लोगों को बुरा लगेगा। 10 साल तो छोड़ दीजिए, अगर 5 साल बाद भी जिन लोगों ने लव मैरिज किया उनसे दोबारा पूछा जाए कि क्या आप इसी लड़के या लड़की से शादी करेंगे, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ 90% यही, नहीं मैं नहीं करूंगा इससे, कि दोबारा भी यही गलती थोड़ी करनी है। मतलब फिर ऐसा क्या हुआ, तो कुछ गलतियां हुई। तो जैसे वो कपल का मैं बता रहा था, वो आए तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपके हस्बैंड को किस तरह की मूवीज पसंद है, क्योंकि हमारा जो काउंसलिंग सेशन होता है उसमें पहले हम लोग अलग अलग बात करते हैं, हस्बैंड से अलग, वाइफ से अलग, और फिर दोनों को साथ बिठाकर बात करते हैं। वो भी उनकी सहमति से। अगर कई बार ऐसा होता है वो चाहते हैं कि नहीं हम फर्स्ट मीटिंग में साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो फिर हम उनको 2-3-4 मीटिंग के बाद साथ बिठाते हैं। तो मैंने पहले वाइफ से पूछा हस्बैंड के बारे में, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, रिलेशनशिप में उन्हें क्या पसंद है, किस तरह का मूड उनको, क्या चीज़ें गुस्सा करती हैं, क्या चीज़ें खुशी देती हैं। कुछ चीज़ें सही बताई, 90% चीज़ें गलत बताई। वहीं जब हस्बैंड से पूछा गया तो वहाँ भी ऐसा ही था। वो भी नहीं बता पाए उनकी वाइफ को कौन सी मूवी, किस तरह की मूवी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, सबसे फेवरेट खाना कौन सा है उनकी वाइफ का, वाइफ को कहाँ जाना पसंद है, किस कलर के कपड़े पसंद, मतलब कलर तक नहीं बता पाए। सर मैं जैसे लाइव इवेंट्स होस्ट करती हूँ तो मैं एक एक्टिविटी कराती हूँ कभी कभी कपल्स की, तो मैं कपल्स को आगे पीछे खड़ा कर देती हूँ, जिधर वाइफ का मुंह और दोनों का फेस दूसरी तरफ है। मैं हस्बैंड से ये पूछती हूँ आपकी बीवी ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, आज पहने हैं, और वो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता। हाँ, ये मतलब मैं एक साइकोलॉजिस्ट तो समझता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, उसका रीजन तो चलो खैर हम ट्रेनिंग में सिखाते ही हैं, लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम्स है। सोचिए एक डाइवोर्स का केस आया, वो ये कहती हैं लेडी, और मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, कहती मेरे हस्बैंड जो हैं वो जब वॉशरूम जाते हैं तो पेस्ट और सारी चीजें ऐसे फैला देते हैं, मुझे गुस्सा आता है, और 10 साल से हमारी इसी बात पर लड़ाई है। छोटी सी बात है। मैं उनको कहता हूँ भैया तो आप एडजस्ट कर लो, कहते नहीं मुझे घिन आती है क्योंकि मैंने अपने घर में ये सब नहीं देखा है, मैं चाहती हूँ चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि ठीक है आप अगर नहीं कर सकते हैं तो मेड है उसको बोल दो, वॉशरूम जाने के बाद बोल दो, खुद भी नहीं करना है और दूसरे को नहीं बोलना है, और बार बार फिर एक ही चीज के लिए टोका जाए। अच्छा, जब हस्बैंड से बात की तो कहते हैं मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, ये आई है ना दूसरे घर से, अब क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी है। एक कहानी थी, एक लेडी, अमेरिका की कहानी है, वो अपने घर में हॉट डॉग बनाती थी छोटे, जबकि हॉट डॉग का साइज काफी बड़ा होता है, 6 इंच 7 इंच का होता है, वो छोटे 2 इंच 3 इंच के। तो उससे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, कहते मैंने तो ऐसे ही सीखा है। अच्छा, उनकी मदर से मिले, क्योंकि माँ से सीखती है बेटी ज्यादातर, तो मदर से पूछा भाई आपकी बेटी छोटे हॉट डॉग बनाती है, आपने ऐसा क्यों सीखा है, कहती मैं भी छोटे बनाती थी क्योंकि मैंने भी ऐसे सीखा। अच्छा, उनकी मदर से मिले, बाई चांस उनकी नानी भी जिंदा थी, उनसे मिले कि भाई आपने छोटे हॉट डॉग क्यों सीखा अपनी बेटी को भी और अपनी नाती को भी, कहती मेरी कढ़ाई छोटी थी। अच्छा अब सोचिए, अरे उनकी कढ़ाई छोटी थी इसलिए छोटे बना दी थी, तुम्हारी तो कढ़ाई बड़ी होगी लेकिन तुम्हारा क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। मैं अपने घर से जो सीख करके आया हूँ, आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए कि मैं उसको बदल लूं, जब तक आपको सिस्टम ना पता हो कि पुरानी मेमोरीज को इरेज कैसे करना है और नई को डालना कैसे, तब तक आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कपल्स शिकायत करते हैं मैंने समझा के थक गई, मैं समझा के थक गया, लेकिन ये चीज ठीक नहीं करता या नहीं करती, तो वो कारण गलती उसकी भी नहीं है, राइट। गलती एक्चुअल में क्या दोनों की नहीं है,
दोनों साथ रहने के लिए बने नहीं है। वो एक किताब है ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो ये बात सच है, दोनों अलग अलग प्राणी हैं, उनको हमने एक छत के नीचे खड़ा कर दिया। दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, कल्चर अलग है, कई बात तो अभी रिलीजन और कास्ट भी अलग अलग होने लगा, तो ट्रेडिशन अलग अलग है, अब वो साथ रह रहे हैं, तो कंप्रोमाइज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कंप्रोमाइज एक तो होता है दबाव में करना, एक होता है खुशी से करना। तो कोई व्यक्ति खुशी से मेरी बात माने, उसके लिए हमें जैसे खेत को तैयार करना पड़ता है, ऐसे दिमाग को तैयार करना पड़ता है। अगर खेत में हल नहीं चलाएगा किसान और उसमें ऊपर बीज डालेगा तो बीज उगेगा नहीं। तो आपकी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा आपके हस्बैंड पर या आपकी वाइफ पर? क्योंकि आपने वो खेत में हल तो चलाया नहीं। और वो साइकोलॉजी का काम है, तो वो हम जैसे लोग करते हैं, सिखाते हैं, एक्टिविटीज देते हैं, जॉइंट एक्टिविटीज भी होती है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी होती हैं, और चैलेंज के साथ हम करते हैं कि विद इन 1 वीक कितना ही बेकार रिलेशन है, आपका रिलेशन में इंप्रूवमेंट आ जाए, कितना ही बेकार। लोग कहते हैं संभव ही नहीं है, हमारे में तो नहीं आ सकता। मैं कोई बात नहीं, 1 हफ्ते का समय दे दूं। वैसे भी कई लोग कहते हैं मैं तो डाइवोर्स लेने जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, 1 हफ्ते में तो कुछ पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना यार, 1 हफ्ता मुझे दे दो, मैं जैसे कहूँ ऐसे 1 हफ्ता कर लो दोनों, और दोनों को अपना दिमाग नहीं लगाना फिर उस हफ्ते में। 1 हफ्ते बाद देख लेना, अगर दोनों एक दूसरे से नहीं बनती है तो भाई परमानेंट तो ऐसे के साथ रहना या ऐसे घर में रहना जहाँ खुशी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बट अल्टीमेटली समस्या क्या है, लोग इस बात को वैल्यू नहीं देते, काउंसलिंग को लोग बुरा मानते हैं। फिर भी मैं अपने अनुभव से कहूंगा, फीमेल्स तो फिर भी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। मेल को अगर ये बोल दो ना काउंसलिंग में चलना, मतलब वो कहता है मैं पागल हूँ, राइट, मुझे पता नहीं क्या करना है, मुझे कोई और बताएगा। अब कैसे समझाया जाए कि भाई बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती। जब ड्राइविंग नहीं आती थी आपको तो किसी ने आपको सिखाई है। तो रिलेशनशिप कोई बताएगा कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, फीमेल को क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है। आप एक फीमेल है और आप भी बता सकते हो, कोई भी फीमेल से पूछो, फीमेल के लिए टॉप प्रायोरिटी पर उसकी रिस्पेक्ट है। अगर उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, वो सारे गुनाह माफ कर दे, ये माफ नहीं करती है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत, मतलब कहते हैं ना गड्ढे में गिर के आए हम लोग, हमसे गलतियां हुई हैं कि हमने वो शब्द बोले जो हमारे कहने का अर्थ नहीं था, और रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गया। बाद में समझ में आया यार ये क्या हुआ, मैंने तो ये चाहा ही नहीं था। लेकिन कई बार देर हो जाती है, कई बार समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोगों को समय रहते समझ आ गया, और कई लोगों को नहीं। और अभी देखो ना, भारत में जितनी तेजी से डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, मतलब कभी भारत में डाइवोर्स लेना बड़ी बात मानी जाती थी, और आज आप देखिए कि मतलब कहना नहीं चाहिए समाज में, सरकार के तो आंकड़े 1% के हैं, लेकिन 5-7% डाइवोर्स है। सर अगले दिन शादी के डिवोर्स, हाँ डिवोर्स हो रहा है। वो तो खैर कई रीजन है उसके, क्योंकि पहले ही अफेयर है उनका, शादी वहां नहीं हो रही है, वो भी रीजन है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज है, और समाज को कोई हम जैसा आप जैसा आके ही समाज को रोक सकता है, नहीं तो ये तो हमारा समाज ही समाप्त हो जाएगा। हम अमेरिकन कल्चर नहीं है भाई, भारत की एक संस्कृति है, कल्चर है, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। अमेरिका में तो ठीक है, आपकी मदर्स डे फादर्स डे मनाते हैं, लोगों को पता ही नहीं क्यों मनाते हैं, क्योंकि मदर कहीं किसी और के साथ है, तो एक दिन वो मदर के साथ सेलिब्रेट कर पाए अपनी, इसलिए मदर्स डे है। और हमने मूर्खों ने उसको कॉपी कर लिया, और हम इंडिया में मदर्स डे, अरे हमारी तो रोज ही माँ हमारे साथ है, हमें क्या मदर्स डे की जरूरत है, एवरी डे इज मदर्स डे। सही बात है, ट्रू। तो समस्या क्या है कि हम अपने कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। तो हम जैसे आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, जो समाज को ये बताएं, और पहले तो बीमारी को स्वीकार करना है कि कोई प्रॉब्लम है। दोनों में से कोई स्वीकार ही नहीं करता। और सर इसको बहुत नॉर्मलाइज कर लिया है कि यार हर कपल में लड़ाई होती है। हाँ, लड़ाई तो नॉर्मल है। अच्छा, मैं भी मैरिड हूँ, मेरी वाइफ से आप पूछिएगा, हमारे घर में तो लड़ाई नहीं होती, और पिछले 10 साल से तो बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं सीखा, तो फिर मैंने उनको सिखाया। तो होता क्या, समय लगता है चीजों को। और अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बना दिया, तो दोबारा 10,000 बार एक्सपेरिमेंट मत करो यार, 10 रुपए का ले आओ मार्केट से। सीधी सी बात है। तो मैं कहता हूँ जब हमने गलती कर ली तो हम चाहते हैं आप वो गलती ना करो, इसलिए बच्चों को सिखा रहा हूँ। और बहुत फर्क भी पड़ रहा है, बहुत फर्क। मतलब आप ये बताएं, मैं मतलब ऐसा अपनी तारीफ नहीं करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन की, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल एट दी वर्ज ऑफ सेपरेशन होते हैं, भले ही मैरिड हो अनमैरिड हो, और वो फिर साथ हो जाते हैं, क्योंकि वो नजरिया उस नजरिए से देखा ही नहीं होता कि यार अच्छा ये वाली बात तो देखी नहीं मैंने इसकी। क्योंकि कमियां तो कोई भी दिखा देगा, कोई भी दिख जाएंगी, क्वालिटीज कौन दिखाएगा। तो वो हम उस पर फोकस करते हैं, तो चीजें ठीक होती हैं, टाइम लगेगा।
तो सर जैसे आपने बोला कि आजकल लोगों का जो माइंडसेट है या फिर कंडीशनिंग हमारे माइंड की ऐसी होती है कि मेरे तो ऐसे ही होता था, मेरे तो ऐसे ही होता था, मैंने ये देखा है, मैंने देखा है। तो वन ऑफ द रीजन इज कि हम एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। हम बोलते हैं कि हाँ हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन समवेयर इन माइंड दिमाग सबका इतना फिक्स्ड हो चुका है कि हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने से कतराते हैं, और अगर कर भी देते हैं तो मैं हमें लगता है बहुत बड़ा काम करते नहीं, हैं। मैं समझता हूँ एडजस्ट करना क्यों है, व्हाई टू एडजस्ट, व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट। एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा ही फर्क है। हम एडजस्ट करते हैं तो हम विलिंगली नहीं कर रहे होते, फोर्सफुली कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस होती है तो विलिंगली होती है। भाई मैं आपको वैसे ही क्यों नहीं स्वीकार कर सकता जैसे आप हो, या आप मुझे या कोई भी किसी को, दो लोग हैं जो किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, हम उसको वैसे ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा रिलेशनशिप आर इन पैकेज। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो एक पैकेज मिलता है, उसमें क्या है, कुछ सैलरी होगी, पर्क्स होंगे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। अब आपको नहीं, मैं सैलरीज पर्क्स तो ले लूंगा या ले लूंगी, लेकिन आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी, कुछ एसेट्स भी होगा, कुछ फेवर भी होगा, कुछ आपको टाइम पर आना है, पंक्चुअलिटी है, लेट आएंगे तो आपका सैलरी कटेगा। अब आपको नहीं, ये रूल्स नहीं चाहिए मुझे, पैकेज बहुत अच्छा है मेरा, मुझे 1 करोड़ का पैकेज दे दो लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। सो व्हाट अबाउट रिलेशनशिप, वहां भी एक पैकेज है। वो व्यक्ति, लड़का है लड़की, शादी कर रहे हैं आप, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या साथ हैं, लिव इन में है, वो एक पैकेज है। एक्सेप्ट इट एज ए पैकेज। तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, और ये सब चीजें रिलेशनशिप में जाने से पहले जाननी है कि पैकेज का मतलब क्या है। और जहां आपको लगे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, बेटा सच्चाई बता रहा हूं दिव्या, एक लिमिट तक आप कंप्रोमाइज करोगे, उसके बाद वो बर्डन लगने लगेगा। राइट। और बर्डन को आप ज्यादा दिन तक झेल नहीं सकते, चाहे वो फैमिली का बर्डन हो, जॉब का हो। लोग जॉब क्यों छोड़ देते हैं, अच्छी से अच्छी नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है यार मैं इतना कर रहा हूँ, सामने वाला मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा मेरे काम के लिए। और अप्रिशिएशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी या पर्क्स नहीं होता है, केवल अप्रिशिएशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग होता है। उसकी पोस्ट को बड़ा कर दिया जाए, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना दिया जाए, भले काम वो यही करता रहे, उसकी एक रिस्पेक्ट हो, उसकी एक सेल्फ एस्टीम है, उसकी वो समाज में रहता है, वो दर्जे का बताएगा यार मैं भी कुछ हूँ अपनी कंपनी में। और जब ओनर ऐसा करने लगते हैं तो कंपनी के सभी लोग मिलकर के कंपनी को बड़ा करने में लग जाते हैं। मैं बिजनेस ट्रेनिंग में सिखाता हूँ कि बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते, वो बड़ी टीम खड़ी करते हैं और टीम बिजनेस को बड़ा कर देती है। ऐसे रिलेशनशिप में जो अच्छे रिलेशनशिप वाले हैं वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं करते, कुछ बड़ा नहीं करते, वो कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं। अब आपको अगर अपने पार्टनर की बेसिक्स का नहीं पता है, पार्टनर छोड़ दीजिए, पेरेंट्स की, बहन की, भाई की, संबंध तो बहुत सारे हैं ना, इन-लॉज की, उनकी बेसिक्स का नहीं पता तो आप पूरा कैसे करेंगे। और अगर पता है फिर नहीं कर रहे तो गलती आपकी है, और अगर पता है और करना ही है तो व्हाई टू टेक इट एज ए बर्डन, टेक इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिना कहे कर दो। भाई मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और वो व्यक्ति जो सामने वाला मुझे देना चाहता है वो मुझे बिना कहे दे दे, तो मुझे लगता है यार वाओ, ही और शी अंडरस्टैंड्स मी, तो चीजें ठीक चलती हैं। और नहीं तो फिर लगता है कि यार ये तो जबरदस्ती वाली बात है। सर अभी आपने जो कहा उस पर मैं एक सवाल पूछने वाली हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेट मिल सकती है उस चीज से, बट आई रियली वांट टू देखो बेटा, मेरा काम सच बोलने का है, आपका काम सच सवाल करने का है। एक्चुअली सर आजकल जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, लड़कियों का माइंडसेट बहुत चेंज होता जा रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी सब लड़कियों का, बट देयर इज सम ग्रुप जो ये चीज बढ़ती जा रही है कि हमको, जो अभी आपने बोला कि हमें पर्क्स चाहिए लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, एंड मॉडर्नाइजेशन का मतलब सहारा लेते हुए ये चीज बहुत बढ़ रही है। देखो, गर्ल्स वांट टू गेट मैरिड, उनको उसके बाद काम भी नहीं करना है, उसके बाद घर का भी नहीं करना है, क्योंकि घर का तो कौन करता है, इट्स लो क्लास, ज्यादा होगा तो डाइवोर्स ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। और अब लेवल इतना बढ़ता जा रहा है सर कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं कि मैं तो जॉब कर रही हूँ, या मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पैर तक नहीं छूऊंगी, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्यों करूँ। तो ये चीज इतनी बढ़ गई है सोसाइटी में। देखो ऐसा होता है, समाज जब पतन होता है ना समाज का, तो ऐसे ही होता है। लेकिन उसमें सारी गलती मैं लड़कियों की नहीं मानता हूँ, जबकि मैं एक मेल हूँ और मेल साइकोलॉजी से सोचूं तो लोग गलती लड़कियों की ही मानेंगे। आप किसी को अगर लंबे समय तक दबा कर रखेंगे तो जब उसे मौका मिलेगा ना, तो 2 विकल्प होंगे उसके पास, या तो वो उस गलती को माफ कर दे और ठीक हो जाए, नॉर्मल चले, या फिर वो बदला ले।
मुझे ऐसा लगता है समाज ने महिलाओं को जो इतने लंबे समय तक दबा कर रखा, वो शायद उनका गुस्सा निकल रहा है। अब आप ये कह सकते हो कि उन्हें थोड़ी दबा के रखा, अरे महिला तो महिला है, वो एक कम्युनिटी है पूरी। उसने अपनी माता को देखा, अपनी नानी को भी देखा, और जो उनको दे दिया गया, मतलब अब ये भी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन सच्चाई है, इतिहास में आप पढ़ेंगे तो जो उनके श्रृंगार कहे जाते हैं वो एक्चुअल में श्रृंगार नहीं थे, वो उनकी बेड़ियां थी। तो पहले बेड़ियां डाली गई, फिर बेड़ियों को बोल दिया गया नहीं चूड़ियां हैं, तो नहीं तो ये तो पायल है, नहीं तो ये है, ताकि फीमेल कहीं जाए। पहले पैरों में बड़े बड़े घुंघरू डाले जाते थे ताकि जाए तो जहां तक कानों में आवाज आ रही, यानी हमारी रीच में है। जैसे कानों से आवाज आनी बंद हुई, मतलब अब वो रीच से बाहर हो गई। इसलिए उसको दबा कर रखो कि फीमेल बाहर ना निकल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और इसमें रिलीजियस पॉइंट भी डाला गया, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई धर्मों में तो गुलाम बना लिया गया महिलाओं को। तो अब बस वही है कि अब किसको गलत कहें, उनके साथ अत्याचार हुआ तो आज बदला ले रही है, बट मैं मानता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी भी बेटी है, मेरी बहन भी है, और हम भाई हमारा अस्तित्व भी महिलाओं से, मेरी माता भी हैं, वाइफ भी हैं, तो महिलाओं का रोल तो हमसे, मतलब ये कहते हैं ना लोग कि महिला और पुरुष बराबर है, मैं कहता हूँ बराबर हो ही नहीं सकते, महिला हमसे सुपीरियर है। हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और वो यही चाहती हैं। फीमेल को सिर्फ रिस्पेक्ट ही चाहिए जेन्युइनली बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसको आप रिस्पेक्ट दे दो, और दिल से रिस्पेक्ट दो, दिखावे के लिए नहीं। अगर आप अपनी वाइफ को सिर्फ इतना बोल दो, डार्लिंग मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आपके वो शब्द नहीं, फीलिंग होनी चाहिए, तो वो उसके लिए इतनी बड़ा गिफ्ट है कि इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। राइट। लेकिन लोग ये शब्द नहीं बोलते, और बोलते हैं तो फॉर्मेलिटी करते हैं, और फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। तो फीमेल के साथ क्या है, उसका सिक्स सेंस बड़ा स्ट्रांग है, वो पकड़ लेती है। राइट। आप फीमेल से चोरी करिए, फीमेल से छुपाइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाइए, मतलब वो उसका सिक्स सेंस है, उसका एंटीना चालू रहता है, और वो पकड़ लेगी फीमेल को कोई किस सेंस से देख रहा है। वो जब ये जज कर लेती है कि उसकी आंखों में बहन वाला प्यार है, हस्बैंड वाला, या गलत वाला, या माता पिता वाला, जब वो ये देख लेती है या जज कर लेती है, वो टच को, सेंसेस को फील कर लेती है कि जब मेरे सर पर हाथ फेरा गया तो वो किस तरह का प्यार है, तो क्या फीमेल ये चीजें नहीं देखेगी? वो देख लेगी, या तो वो इग्नोर करेगी या वो रिबेल करेगी। रिबेल अगर करने पे आ जाए तो भाई काली भी बन सकती है, दुर्गा भी बन सकती है, तो फिर उसे लक्ष्मी बने रहने दो, क्यों उससे पंगे लेने। और फिर माता पिता को अपने बच्चों को, लड़कियों को और लड़कों को भी ये सिखाना चाहिए कि आइदर डोंट एंटर इनटू रिलेशनशिप, एंड इवन इफ बहुत लगे कि नहीं बिना उसके नहीं चलेगा, रहना है, तो एक तय करके जाओ कि हमें एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, उसकी कमियों को, अच्छाइयों को, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो ट्रेडिशन है, जैसे आपने कहा पैर नहीं छूना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब चीजें पहले ही बता दो भाई। अभी तो अरेंज मैरिज बहुत कम हो रही है, लव कम अरेंज है, या पहले से ही मिल लेते हैं, तो पहले ही बता दो मेरे घर में ये कल्चर है। या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा या कर लेगी, नहीं करेगा तो ठीक, या तो वो कर लो फिर आप एक्सेप्ट कर लो, या आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भाई वो नहीं करेगी बात। तो चीजें खराब नहीं होंगी। और आप दोनों जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा, कोई भी तीसरा हो ना, वो तीसरा ही है। आपकी मदर हो लड़की की या लड़के की, फादर हो, वो थर्ड पर्सन ही है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी, कोई तीसरा नहीं खड़ा होगा। कड़वी है बेटा ये सच्चाई है, लेकिन कोई नहीं खड़ा होगा। आप बीमार होंगे, परेशान होंगे, तो आपका पार्टनर अगर वो लॉयल है, वही आपके साथ खड़ा होगा। तो उसको मेंटेन करें, तो मैं समझता हूँ उतनी खराब नहीं होंगी चीजें। बट जैसे मैंने कहा, दोनों साथ रहने के लिए तो नहीं बने, तो अब दो ऐसे लोग जो साथ रहने के लिए नहीं बने, उन्हें साथ रखना, यही अपने आप में टास्क है। सही बात है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, वो थर्ड ही है। लेकिन जो पिक्चर सामने आती है, दैट इज ऑल्सो समवेयर बहुत हद तक हुआ है लड़कियों के साथ गलत, पास्ट में हुआ है, अभी भी हो रहा है। हाँ, हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और पिक्चर में हमेशा जो दिखाई दिया जाता है वो ये दिखाई जाता है क्योंकि लड़के के पेरेंट्स होते हैं, लड़के की फैमिली वो हाईलाइट हो जाती है। बट समवेयर देयर इज ऑल्सो अ कॉज जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज लड़की की फैमिली। तो एक लड़की की फैमिली का जो कि कहने को इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो बहुत डायरेक्टली होता है। नहीं बेटा, इनडायरेक्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि रिलेशनशिप खराब होने में, मेरा अपने अनुभव से बता सकता हूँ, 60-70% रोल मदर और बहन का है लड़की की। हाँ, उनका जब उनकी फैमिली में इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, राइट, करेक्ट, तब इश्यूज ज्यादा आते हैं।
जैसे मैंने कहा थर्ड ही है, आपने एक बार घर से आ गए। वैसे तो अभी जो कल्चर शुरू हो गया वो अच्छा कल्चर है भारत के हिसाब से कि लड़का और लड़की दोनों ही आके अलग रहने लगते हैं। हाँ। और शादी के बाद दोनों ही विदा हो गए एक तरह से अपने घर से, तो वो सही कल्चर है, मैं समझता हूँ उस पर जाना चाहिए हमें। क्योंकि बच्चों को, माँ बाप को भी मानना पड़ेगा कि हमारे बच्चे हमारी संपत्ति नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन कर लिया पेरेंट्स ने कि वो सेपरेट हो गए, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो बहुत सारे बर्डन खत्म हो गए। लेकिन जो लड़कियां वर्किंग नहीं है, वो मदर पूछ रही है क्या खाया, हाँ। कहाँ गए, क्या कर रहे हो, और फिर वो अपने अनुभव डाल रही हैं, तो वो थोड़ा सा बात करें, बट बातों का टॉपिक ये नहीं होना चाहिए। और ये काम लड़कियों को करना पड़ेगा। तो कि हमारे मम्मा, सारी फीमेल व्यूअर्स, ये आपके लिए टिप है, सजेशन। मतलब मेरी बहनें, मेरी बेटियां हाँ। ही सुन रही हैं, क्योंकि मैं तो अपना अनुभव ही बता रहा हूँ, ताकि आपका जीवन सही रहे, कि आप खुद आगे बढ़ करके बोलो अपनी मदर को, बहन को, कि नहीं मेरे घर की इश्यूज मैं हैंडल कर लूंगी, राइट, आप मुझ पर छोड़िए, जब मेरे से बाहर होगा देन आई डिस्कस। और फिर बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए यार। आप अपने सपनों के बारे में बात करो, अपने बचपन के, जवानी के, आगे आने वाले दिनों के, और चीजों पे बात करो, फिल्मों पर बात करो, कल्चर पर बात करो, मूवीज पर, घूमने जाने आने पर, इन पर बात कर लो। क्या बात करनी, घर में क्या बनता है, वो क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब जाते हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपका फैमिली है। आप उसको पोस्टर क्यों लगाना चाहते हो? राइट। और फिर आप कहो कि मेरा हस्बैंड इस पे मना करेगा, बुरा मानेगा। कोई भी बुरा मानेगा। हमारे घर में जो मेरी वाइफ है वो बहुत समझदार है इस मामले में, और उनकी मदर ने ये बात बोली थी कि बेटे तेरे घर में जो भी चल रहा है वो तेरा घर है, वो अब हमें उससे मतलब नहीं है। ये बहुत और अगर ये बात मदर ही सिखा के भेजे तो और ही अच्छा है। और अच्छा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वो मॉडर्न मदर है। हाँ। वो तो कहती है नहीं नहीं घबराना नहीं है, मैं बैठी हूँ, आ जाना तुम। तो फिर भेज ही क्यों रहे भाई, जब बुलाना ही है तो। और आजकल ये जो ये चला हुआ है ना पापा की परी, तो वो सच है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी भी बेटी है, पापा की परी तो होती है नहीं बच्चे। सर, वो तो होती है। हाँ, आल्सो लाइक हाँ, अपने पापा से लेकिन प्यार करती है, लेकिन इन्फ्लुएंस, शादी के बाद इंटरफेरेंस मुझे लगता है फादर कम करते हैं, मदर ज्यादा करती हैं। ज्यादा। फादर का इंटरफेरेंस उतना नहीं है, मदर्स का ज्यादा है। और ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि फादर भी कई बार मदर को बोलते होंगे नहीं बेटी का पता करो, ये करो। पापा की परी होना बुराई नहीं है। और हर बच्ची, मेरी बेटी मेरे लिए मेरी गुड़िया है, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो एक इंसान भी है, एक ह्यूमन बीइंग भी है, एक इंडिविजुअल भी है। तो मैं उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे ही कर रहा हूँ कि बेटे आपने अपना जीवन खुद जीना है। हम सब एड ऑन है, हम सब आपके लिए एक सपोर्टिव है, लेकिन हम आपका जीवन नहीं जी सकते। आपको अपने संघर्षों के लिए तैयार रखना है। जो एक सच्ची घटना है कि जब बंगाल में सर्कस बंद हुए, तो सर्कस में शेर हुआ करते थे। तो सरकार ने कहा भाई अब शेर तो सर्कस में नहीं रखे जाएंगे। तो उन्होंने क्या आगे, ठीक है इनको हम जंगल में छोड़ देते हैं। तो जंगल में वो शेरों को छोड़ा है। 15 दिन बाद पता चला उन शेरों को जंगली कुत्ते खा गए, शेरों को, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना। अब क्या हुआ, रिपोर्ट बनी, इस पर इंक्वायरी हुई कि यार शेरों को कुत्ते कैसे खा गए, ये हो ही नहीं सकता। तो रिपोर्ट में पता चला कि इन सर्कस के शेरों को सर्कस में रहते रहते शिकार करना भूल चुके थे। टाइम पर खाना चाहिए था, और ये जंगली कुत्ते जिन्हें टाइम पर खाना नहीं मिलता था, उन्होंने घेर घेर के एक एक शेर को मार दिया। तो अब आपको तय करना है कि आपको अपनी बेटी को, अपने बेटे को जंगल का शेर बनाना है कि पिंजरे का शेर बनाना है। मैं तो अपने बेटे बेटी को दोनों को जंगल का शेर बनाना चाहता हूँ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। हमसे जो सपोर्ट हो सकता है सपोर्ट दें, जो संसाधनों की सपोर्ट हो सकती है वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे माता पिता ने अगर हमें शिक्षा नहीं दी होती, मैं रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मेरे डैड गांव से थे, विलेज से, यूपी में, वो शहर ना आए होते, उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा ना दी होती, तो आज हम वहां नहीं होते। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया, संस्कारों के रूप में अच्छी चीजें दी, जो शिक्षा दी, जो मेरा टेक केयर किया एक एज तक, अब मेरी जिम्मेदारी मैं बच्चों की करूं। लेकिन उन्हें भी मुझे ये कहा कि नहीं बेटे आपने अपनी लड़ाई लड़नी है, वही मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। और हर माता पिता को ये समझनी पड़ेगी बात कि आपको, बेटियों को भी खासकर से, कि बेटियों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, उन्हें अपनी लड़ाई लड़ना सिखाओ, उन्हें अपने हक का पता हो, उन्हें कहाँ रुकना है कहाँ झुकना है ये भी पता हो। कि किसी के सामने तो आपको टोटल सरेंडर करना पड़ेगा यार। और अगर आपने किसी को अपना पार्टनर मान लिया, तो फिर जब उतार दी कश्ती सिंध में तो धार क्या मझधार क्या, फिर तो वो आपका पार्टनर है। और फिर आप जो भी आपको ट्रेडिशन में है लगता है उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर कुछ लगता नहीं है या ट्रेडिशनली गलत है तो बात करो उस पर। कई कपल हैं जो मंगलसूत्र नहीं पहनते, अब सिंदूर नहीं लगाते, उन्होंने कहा नहीं, और दोनों ने एक्सेप्ट किया म्यूचुअली। कई हैं जो अभी भी इस पर लड़ते हैं,
कई हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम में कहते हैं चूड़ी पहनना जरूरी है, कई लड़कियां नहीं पहनती हैं। तो हस्बैंड वाइफ ने तय किया, जैसे मेरी वाइफ भी कांची चूड़ी नहीं पहनती हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो उनकी फ्रीडम है वो उन्हें अपने हिसाब से वो तय करें, उन्हें गोल्ड पहनना है, जो करना है, जैसे भी रहना है, उनका अपना जीवन भी तो है। राइट। जब आप शादी करते हैं और आप उसमें भी मान लें कि दोनों इंडिविजुअल भी हैं, दोनों को थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, तो काम हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड को तो पर्सनल स्पेस चाहिए, वाइफ को नहीं चाहिए, तो ये तो नहीं चलेगा। और आजकल तो क्या रिलेशनशिप है, मतलब यू कैन टच ईच अदर बट यू कांट टच ईच अदर्स फोन। मतलब ऐसा क्या है, मेरे फोन का लॉक बंद रहता, मतलब ऑन रहता है, मेरी वाइफ कभी भी देख सकती है, मेरी वाइफ के फोन का लॉक ऑन रहता है, कभी भी देख सकते हैं। ऐसा क्या है जो छुपाना पड़ रहा है? और अगर आपके रिलेशनशिप में जेन्युइनली कुछ ऐसा है जो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से छुपाना पड़ रहा है, तो आई एम सॉरी टू से, ये प्योर रिलेशन तो नहीं हो सकता है। खुल के बात कर लो ना। ऐसा क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा तूफान आ जाए, और मान लो कुछ छुपा रहे हो और किसी और से पता चला। सबसे ज्यादा दुख पता है रिलेशनशिप में कब होता है? जब आपको किसी और से वो बात पता चले जो आपको लगता है कि मेरे पार्टनर को मुझे बता देनी चाहिए। राइट। ये फीलिंग ना, ये बंदे को लगता है यार मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। और यहाँ भी मेल और फीमेल साइकोलॉजी अलग है। फीमेल साइकोलॉजी सोचती है ट्रस्ट नहीं है, मेल साइकोलॉजी क्या कहती है, यार मैं अपनी प्रॉब्लम क्यों दूं उसको। मेल साइकोलॉजी अलग सोच रही होती है, फीमेल अलग सोच रही होती है। फीमेल सोचती है मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो वहां जब कम्युनिकेशन होगा तो फिर वो कम्युनिकेशन में वो गैप जो है समाप्त हो जाएगा। और इतना कम्युनिकेशन गैप है कि मतलब कई कपल्स, पता नहीं बात कैमरे पे बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, वो बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से, महीनों महीनों बात नहीं करते हैं। एक छत के नीचे रह रहे हैं, परिवार है, बच्चे हैं, रिलेशन में है, सब कुछ है, बट बात नहीं कर रहे। क्योंकि बात करना मतलब उनको लगता है इसने कुछ मांगा तो मैंने दे दिया, मैंने कुछ मांगा तो उसने दे दिया, ये बात हो गई हमारी। दिस इज नॉट बात। बात का मतलब होता है अकेले में बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और हाथ ना भी पकड़े, एक दूसरे के साथ सैर करने जाएं। टाइम ही नहीं है तो किसके लिए कमा रहे हो? ये तो मैं बोलता हूँ जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, कहते हैं साहब मैं बिजनेस को देखूं कि घर को देखूं। मैंने कहा बिजनेस किसके लिए देख रहे हो? कह रहे बीवी बच्चों के लिए। मैंने उनको तो लग रहा है तुम अपने लिए देख रहे हो। 18 घंटे जब तुम ऑफिस में बिताओगे और रात को लेट पहुंच रहे हो और उस समय भी आप ऑफिस का काम लेके बैठ जाओगे, तो फिर वाइफ को क्या लगेगा कि यार हमारे लिए थोड़ी हो रहा है। फिर आप कहते हो हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए, बच्चे हमारी सुनते नहीं है, वाइफ से हमारी बनती नहीं है। बनेगी कैसे? उसके लिए हमने किया क्या? बिजनेस के लिए हमने एफर्ट किया, रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या एफर्ट किया आपने? टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। एंड व्हेन एवर यू टेक ए रिलेशनशिप टेक इट टू ग्रांटेड, तो वो खराब होगा। सर ग्रांटेड वाली बात पे मैं आपसे पूछूंगी कि एक कपल है फॉर एग्जांपल, और ये बहुत केसेस में होता है कि दोनों में से कोई एक तो ऐसा है कि जो हमेशा रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करता है, और कुछ टाइम बाद जब शादी को बहुत टाइम हो जाता है तो सामने वाले की हैबिट बन जाती है कि यार ये तो संभाल ही लेगा या ये तो संभाल ही लेगी चीजों को, तो आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तो लेकिन जो बंदा हमेशा से झुकता आया था, अब वो ऐसा हो जाता है कि यार हमेशा मैं ही क्यों। तो कभी कभी इसीलिए 10-10, 20-20 साल बाद डिवोर्स हो रहे हैं। हाँ, देखिए क्या होता है, इतना भी ना झुको कि सजदा हो जाए। तो एक झुकने की लिमिट होनी चाहिए, और कभी कभी आपको अड़ना पड़ेगा, और ये रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। प्रॉब्लम क्या, लोगों को लगता है, खासकर से फीमेल को, यहाँ भी फीमेल साइकोलॉजी को लगता है कि यार अगर मैं अड़ूंगी ना, अभी नया नया रिलेशनशिप है या अभी हमारी शादी हुई है, तो उसको लगा ये तो बड़ी एरोगेंट है या गुस्से वाली है या शायद अपना अलग रूप दिखा रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, जब शादी से पहले ही आप एक दूसरे से बात करें, तभी अपना बुरे से बुरा रूप दिखा दो कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसे बन जाती हूँ या बन जाता हूँ, ताकि उसे पता चले कि मुझे इसको झेलना है। प्रॉब्लम क्या, पहले तो हम अच्छे अच्छे बने रहते हैं, इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना हाँ जी जैसे कहो वैसे कहो, मतलब लगता है यार ठीक है। अब आपने उसकी नरिश तो कर दी कि हाँ सब कुछ एक्सेप्टेड है, अच्छा आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप वो इग्नोर कर रहे हो, आप झेल रहे हो। जितना आप दूसरों के लिए करते जाते हो, लोग उसे अपना हक मानने लगते हैं, कितना तो मेरा हक है। फिर जब आप अपना हक जताते हो तो उसको लगता है ये तो रिबेल कर रहा है। तो पहले ही थोड़ा सा लड़कियों को भी या लड़कों को भी थोड़ा सा दिखा देना चाहिए कि नहीं भाई मुझे ये पसंद नहीं है, मैं कर रही हूं, मैं आपकी बात मान रही हूं या मान रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, बट आई डोंट लाइक दिस।
तो सर आप क्या एडवाइस करेंगे, सपोजिंगली कोई ऐसा कपल हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है जिसकी सेम सिचुएशन है, शादी को 10-12 साल हो गए हैं, वाइफ हर बार झुक जाती है या हस्बैंड हर बार झुक जाता है, लेकिन नाउ दे आर आल्सो फीलिंग कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है। तो अब उसने भी एफर्ट्स करने बंद कर दिए, और जब इधर से भी एफर्ट्स नहीं आ रहे, उधर से तो पहले भी नहीं आ रहे थे, नाउ दे आर कि बिल्कुल सेपरेशन पर आ गए। देखो यही टाइम होता है जब हम काउंसलर की मदद लें। हाँ, उन्हें आना पड़ेगा क्योंकि हर एक का केस अलग होगा। झुकना तो एक चीज होगी कॉमन, लेकिन किस कारण से, क्या वो झुकने वाली बात थी? कई बार ऐसी बातों पर भी लड़कियां या लड़के झुक जाते हैं जिन पर नहीं झुकना चाहिए। राइट। तो आपको कहाँ फर्म खड़े होना है, किस बात पर आपको इग्नोर करना है, किस पर नहीं करना, ये सीखने का विषय। कुछ मोटा मोटा ऐसे बताइए। जैसे मान लो अगर बात आ जाए आपको बुरा कहें और आपकी फैमिली को बुरा कहने लग जाए, तो वहां तो अड़ना पड़ेगा कि भाई मेरी फैमिली तक बात नहीं आनी, चाहे मुझे जो मर्जी कहिए, आप मेरी फैमिली को कैसे कह सकते हैं? या करेक्टर पे बात आ जाए, जबकि आप ऐसे नहीं हो, तो आपको अड़ना चाहिए। और ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं, तो बाद में नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, लेकिन सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाएगी कि नहीं ये नहीं चलेगा, ब्लो द बेल्ट हिट नहीं किया जा सकता। एक लिमिट है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और वो आपकी लिमिट क्या है वो आप ही बता सकती हो। भाई मैं आपके साथ कुछ बोल रहा हूँ और आपको बुरी लगी और आपने डाइजेस्ट कर ली उसको, मुझे तो पता ही नहीं चला आपको बुरी लगी, मैं कैसे मानूं आपको बुरी लगी? और मैं सफाई कब दूंगा? जब आप बताओगे कि मुझे बुरी लगी, तो मैं कहूंगा नहीं बेटा मैं ये नहीं कहना चाहता था, शायद स्लिप ऑफ टंग हो गया, शायद मेरा गलत एग्जाम्पल हो गया, शायद मुझसे गलती हो गई और मैं उसके लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ। और जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाओ, और बात इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति भूल जाओ। फिर अगर आपके लिए वो बात इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर व्यक्ति कौन है वो मायने नहीं रखता, फिर तो भाई हमें ये नहीं होना चाहिए था। और फिर उसका जो भी खामियाजा भुगतना पड़े। कई बार हमसे गलती हो जाती है, जैसे मैंने कहा अपना एग्जांपल, मतलब पर्सनल बिल्कुल जीवन का एग्जांपल है कि मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले एक व्यक्ति को जो नहीं बोलने चाहिए थे। बाद में मुझे एहसास हुआ यार मैं तो एक गलत एग्जांपल दे गया, मैंने रिग्रेट भी फील किया, लेकिन सामने वाले को लगा नहीं ये तो गलत एग्जांपल था और ये तो ब्लो द बेल्ट हो गया। ऑल्दो चीजें ठीक करने की कोशिश की गई, कुछ हद तक चीजें ठीक हुई भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार गांठ पड़ जाए धागे में तो फिर वो चुभती है हमेशा। तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत सॉफ्ट है, और ये चीजें कोई सिखाता नहीं है। मैं मनी मैनेजमेंट सिखाता हूँ, वो कोई नहीं सिखाता था क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं पॉलिटिशियन ट्रेनिंग देता हूँ, आई एम द फर्स्ट एंड ओनली पॉलिटिकल ट्रेनर ऑफ इंडिया। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मेरे अलावा कोई सिखाता नहीं इस बारे में। बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले मुझसे संपर्क करते हैं, जब वो बताते हैं कि भाई ये लड़का लड़की पसंद हो गए हैं एक दूसरे को, बट हमने आपको रिकमेंड किया है उनके पेरेंट्स को कि एक बार सर के साथ दोनों को मिलवा दो, तो वो इतना थैंक्स फील करते हैं लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के लिए भी और उस मैरिज ब्यूरो के लिए कि यार आपने बचा लिया हमारी जिंदगी, तो नहीं तो हम तो गलत ट्रैक पर जा रहे थे। क्योंकि जो कहते हैं ना हनीमून पीरियड है, हनीमून पीरियड इन द सेंस कि पहला 1 साल 1.5 साल अच्छा पीरियड होता है, वही होता है फाउंडेशन बनाने का पीरियड एक्चुअल में। उसमें रिलेशनशिप की फाउंडेशन नहीं बन रही होती, लोग बिल्डिंग बना रहे होते हैं। जब फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग तो ऊंची हो रही है, यानी समय बीत रहा है। अब जैसे ही बिल्डिंग थोड़ी और बड़ी होगी, फाउंडेशन क्योंकि स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग डगमगाएगी। काश कि उन्हें कोई बता देता कि वो पहला 1-1.5 साल हनीमून पीरियड जो है वो एक्चुअल में फाउंडेशन का है, और उसमें फिजिकल कंपेटिबिलिटी भी मैटर करती है, उसमें मेंटल कंपेटिबिलिटी मैटर करती है, उसमें एक दूसरे की साइकोलॉजी मैटर करती है, एक दूसरे का इग्नोर करना चीजों को मैटर करता है, किन चीजों को इग्नोर नहीं करना वो मैटर करता है। जैसे मतलब एक तरह से पूरे एग्जाम की तैयारी ना, वैसे ही शादी की तैयारी एक्चुअल में, और शादी जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम है, और एक ऐसा रिस्क है, एक ऐसा जो है कि अगर तार गलत मिल गए ना बेटा तो मतलब लाइफ डर्क है। मैंने देखा है लोगों को, अच्छे लोगों को, मतलब 50-50 100-100 करोड़ के मालिक हैं और कहते हैं सब घर जाने का मन नहीं करता। बताइए क्या क्या किस काम का ये पैसा? और जब उनकी वाइफ से बात करते हैं या फैमिली से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम क्या करें, उन्हें भी अपनी गलती नजर नहीं आ रही, उन्हें भी नजर नहीं आ रही है। वो कहता है मैं सारी सुविधाएं देता रहा हूँ, गाड़ी दे दी आपको, सिक्योरिटी दे दी, घर दे दिया, बंगला दे दिया, जहां मर्जी घूमो, जो मर्जी करो, किट्टी पार्टी करो, ये करो। उसे चाहिए था, तुमने उससे पूछा ही नहीं।
और फीमेल की एक और गलती है, मैं सारी लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को बोलूंगा, वो गलती ना करें। उन्हें पता है उनके माँ बाप उनसे क्या चाहते हैं, उन्हें पता है उनके हस्बैंड क्या चाहते हैं, उनके इन लॉज क्या चाहते हैं, उनके पड़ोसी अड़ोसी क्या चाहते हैं, उनके कहीं जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, ओनर क्या चाहते हैं, बट उन्हें नहीं पता वो खुद से क्या चाहती हैं। वट यू वॉन्ट फ्रॉम योर सेल्फ, तुम खुद से क्या चाहती हो यार, तुम्हारे अपने सपने, अपनी इच्छाएं क्या हैं, उसके बारे में तो कभी बात ही नहीं होती है। और जब कोई उससे बारे में बात ही नहीं करेगा तो सपने मर ही जाएंगे। आपने बोल दिया पापा की परी है, ठीक है, और पर काट दिया आपने, कैसे परी बनेगी वो अपने हस्बैंड की डार्लिंग क्यों नहीं बन सकती है पापा की परी जा करके, और वो हस्बैंड उसके पर को मजबूत क्यों नहीं कर सकता है, उसको उड़ने क्यों नहीं दे सकता है। और जहां ऐसा हुआ है वो आइडल कपल बने भाई। राइट। लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं कि यार वाओ, जैसे मेरी और मेरी वाइफ की, हमारी अरेंज मैरिज है, बट लोग कहते हैं नहीं नहीं आपकी तो लव मैरिज है। मैंने कहा नहीं, हमने नर्चर किया, हमने रिलेशनशिप पे मेहनत की। जैसे पौधा लगाया है तो पौधे को पानी नहीं दोगे, खाद नहीं दोगे तो पौधा मर जाएगा यार। रिलेशनशिप जस्ट लाइक ए ट्री, ए प्लांट, उसको आपको नर्चर करना है, डेली नर्चर करना है। और ये रोज का रूटीन है। कई लोग थक जाते हैं यार रोज पानी देना, अरे भाई पौधे को रोज पानी देना पड़ेगा ना, खाद डलेगी उसमें, उसकी केयरिंग करनी पड़ेगी। बट व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर रिलेशनशिप, नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे। और जो सुन रहे ऑडियंस वो कमेंट करके बताए आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो यार, अपने आप से सवाल करना है, मुझे नहीं जवाब देना, क्योंकि रिलेशनशिप तुम्हारा है। सर लड़कों को, मेल्स को आप क्या एडवाइस दोगे कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या एक्सरसाइज है जो रोज करनी ही है? देखो ऐसा है, फीमेल को साइकोलॉजी पे आएंगे, फिर साइकोलॉजी को समझो और फीमेल को क्या चाहिए। अब शायद आपको बुरी लगे दिव्या, लेकिन बेटा मेरा काम सच बोलने का है। फीमेल के लिए जब कोई चीज आप देते हो, आप कितनी ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दो, वो एक बार दिया गया एक गिफ्ट है। अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का कोई गिफ्ट लाके दिया फीमेल को, तो उसके लिए वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है, लेकिन वो वन टाइम है। मेल साइकोलॉजी क्या कहती है, मैंने 1 लाख का गिफ्ट दिया तो कोई मुझे दे देना, तो मैं शायद कई महीने तक उसका थैंकफुल रहूंगा। फीमेल अगले दिन भूल जाएगी, क्यों, वो तो पास हो गया ना। तो भले चाहे 5 रुपए की कोई चीज ला कर दो भाई, रोज दो। ये फीमेल साइकोलॉजी है, और ये उसकी गलती नहीं है, तुम ये मानना कि उसकी कमी बता रहा हूं मैं, वो ऐसी ही है। उसको आप एक सड़क से लाके फूल लाके दे दो ना तोड़ करके, उसके लिए वो भी है, क्योंकि वो गिफ्ट नहीं मानती फीमेल उसको फीलिंग मानती है कि यार जब ये खरीदा होगा तो इसने मुझे याद किया होगा। जबकि मैं बता रहा हूँ मेल साइकोलॉजी वो ऐसी की तैसी याद किया होगा, उसने कुछ याद नहीं किया, लेकिन फीमेल को लगता है नहीं मुझे याद किया, यानी मेरे बारे में क्या फीलिंग सोची इन्होंने, तब मेरे लिए लेकर आए, ढूंढा होगा, ये करा होगा। अरे कुछ नहीं ढूंढा, वो सड़क पे जा रहा था, मिला, ले आया। लेकिन फीमेल की साइकोलॉजी ऐसी, रोज उसको तुम एक टॉफी ले आओ, चॉकलेट ले आओ, आइसक्रीम, अलग अलग जो उसको पसंद है, तो उसको लगे मेरे हस्बैंड मेरी केयर करते हैं। फिर फीमेल की साइकोलॉजी में एक और चीज है, वो ओपन है, वो बोलना चाहती है। तो फीमेल जब मना करे नहीं बात करनी, तो भाई जरूर बात करनी है, फीमेल से बात कर लो। जब वो कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समझ लेना कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग क्या कहते हैं, ये तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता। नहीं मैं अपसेट हूं, बस छोड़ दो मुझे, तो वो ये नहीं कह रही छोड़ दो, बात करो आप उससे। कई बार ऐसा होगा कि शायद वो गुस्सा है, नाराज है, या आपसे नहीं बताना चाहती है, बट साथ दो उसका। अब मान लीजिए कपल है और उनकी लड़ाई हो गई है, दोनों ही अपने हाई हेडेड है, दोनों ने कहा तू भी जा भाड़ में, तू भी जा भाड़ में। अब इस सिचुएशन में कैसे नॉर्मल होना है दोनों? देखिए लड़ाई तो नॉर्मल है, मैं कहता हूँ लड़ाई भी होना रिलेशनशिप का एक पार्ट ही है। लड़ाई इन द सेंस कि हाथापाई ना हो, वो गलत है। अगर कोई भी किसी पे हाथ उठाता है तो फिजिकल असॉल्ट तो अलाउड ही नहीं। और फीमेल को ये बात समझनी पड़ी, खासकर से ग्रामीण हमारी बहनें जो सुन रही हैं, और पता नहीं कितने साल तक इसको सुना जाएगा, जो भी महिला, आपको एक लिमिट तय करनी पड़ेगी कि भाई फिजिकल असॉल्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। और मेल को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो गलती हो गई पास्ट में, मैं ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो क्या जब आप थप्पड़ मारते हैं किसी को, मेल या फीमेल दोनों को, आप सिर्फ उसके शरीर को नहीं मार रहे होते, आप उसकी आत्मा पे चोट कर रहे होते हैं, आप उसकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा ये भी हमें भी बहुत बाद में पता चला। बच्चों को पीट देना, वाइफ को भी कई बार गुस्से पे बोल देना, मार देना, फिर समझ में आया यार ये था, ये तो बड़ी गलती कर दी हमने। सर आजकल उल्टा भी है,
लड़कों को भी? हाँ, दोनों का ही है। आप किसी पर हाथ उठा रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप उसकी आत्मा को हर्ट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि एक कांच की चीज है और उस पर लिखा होता है ना, हैंडल विथ केयर। रिलेशनशिप में लिखा नहीं होता, बट रिलेशनशिप भी इतना ही नाजुक है। तो हाथ उठा देना तो मतलब आपने उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म कर दी। भले ही आपका उस समय पर्पस कुछ और था, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस कई बार ऐसा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऐसा है कि दिमाग पे चढ़ जाता है। कई बार फीमेल के भी ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं कि उसको लगता है कि नहीं, उस समय उसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कि वो हाथ उठा देती है। गलती हो गई, ठीक है, उसको स्वीकार कर लो, माफी मांग लो, लेकिन कम से कम अपने सेंसेस को इतना कंट्रोल में रखो। और देखो, गुस्सा भी ना कितना इंटेलिजेंट होता है, हमेशा कमजोर पे ही आता है, अपने से ताकतवर पे तो कभी नहीं आता है। सामने कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा और आपको कितना गुस्सा आ रहा हो, कितना हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, आप तो नहीं मारोगे थप्पड़ उसको, क्योंकि आपको पता है गोली मार देगा। क्योंकि आपको पता है आपकी वाइफ, बेटा, बेटी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मार दो। आपके हस्बैंड है, ठीक है, कुछ कहेंगे थोड़ी। तो हमें सेंसेस को काबू रखना चाहिए, और अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखेंगे तो काफी चीजें ठीक रहेंगी। और फिजिकल असॉल्ट तो अलाउड नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, उसको तो इग्नोर करना ही पड़ेगा, और जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। और फीमेल को भी इस पर थोड़ा सा एजिटेट करना चाहिए कि भाई ये मैं गुलाम नहीं है, हस्बैंड वाइफ है आप एक दूसरे के, बट गुलाम नहीं है। आपने कोई बंधुआ मजदूरी नहीं है कि मैं आपके बच्चे भी पालूं, घर भी संभालूं, सब करूं, और आप हमें मारो पीटो भी और हम एक्सेप्ट कर लें। अब वो जमाना नहीं है। और शहरों में तो अभी बहुत कम हो गया, ग्रामीण एरिया में बहुत है। मैं बिहार जाता हूँ, झारखंड जाता हूँ, उड़ीसा गया, वहाँ फीमेल को बाहर ही नहीं निकलने देते, और कल्चर बता दिया गया है कि नहीं, हमारी औरतें बाहर नहीं जाती हैं, जबकि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और शिक्षा, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें अपनी बच्चियों को जरूर एजुकेट, मतलब बच्चों को भी, लड़कों को भी, बट लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। वो कहावत भी है ना कि अगर एक मेल को पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, बट एक फीमेल पढ़ाए तो एक पूरा परिवार, पूरा एक समाज पढ़ जाता है। भाई आप पढ़े लिखे हैं तो कम से कम आप बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि आपको पता है कि नहीं, पढ़ाई की वैल्यू होती है। तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, तो चीजें ठीक होंगी। बाकी समय के साथ कुछ चीजें अपने आप बदलती भी हैं। अब कल्चर ऐसा आ गया, जैसा आपने भी कहा, कि फीमेल भी हाथ उठाने लग गई हैं। और वो एक जोक था कि एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया लड़की को, गर्लफ्रेंड को, तो उसने कहा क्यों मारा आपने? अरे यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसने 2 मारे, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो अब जमाना वो है कि मैं ज्यादा प्यार करती हूँ भाई तुमसे। तो सर, हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की बात कर रहे थे कि दोनों ही वर्किंग है, दोनों में इक्वालिटी है, भाई मैं भी कमा रहा हूँ, तू भी कमा रही है। अब दोनों में कोई अगर इश्यू हो जाता है मॉडर्न कपल का, और अगर वो इस पॉडकास्ट से हेल्प लेना चाहे, तो वो कैसे अपनी बात इनिशिएट करें, और कैसे एक अपनी नॉर्मल डे लाइफ में जो हमारे फाइट्स हो जाती हैं, तो कैसे रिजॉल्व करना है? मैं समझता हूँ जो नॉर्मल डेज की फाइट्स है ना, उनको रात तक निपटा देना चाहिए। पर सर, मैंने देखा कभी कभी ईगो आजकल इतना है कि हम, एक तो हम रॉबर्ट बन गए, हम उठ रहे हैं सुबह, हम काम पे जा रहे हैं, फिर हम वापस आ रहे हैं, फिर हम अपना, मतलब एक बड़े ऐसे रोबोटिक सी मोनोटोनस का रूटीन हो गया। तो वो चीजें इग्नोर हो रही है रिलेशन, क्योंकि आप सिर्फ संडे संडे मिल रहे हो, एक घर के अंदर रह रहे हो, हफ्ता 10 दिन 20 दिन नहीं मिल रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, उसमें उसको कैसे इलाज तो बात ही करके होगा, बिना बात करे तो नहीं होगा। तो अगर दोनों में ही ईगो है, तो अब उन दोनों में से कौन पहले इनिशिएट करे? मेरे हिसाब से जिसके लिए रिलेशनशिप ज्यादा वैल्यू रखता है। ट्रू। अगर आपको रिलेशनशिप, मैंने कहा ना, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाओ, बात इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति भूल जाओ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पूरे दिन की जो लड़ाई है ना, उसको रात को, भाई आप घर में रात को तो आते ही होंगे, 5 मिनट के लिए कम से कम उसको रिजॉल्व करके सो, और सुबह एक फ्रेश डे से स्टार्ट कर दो, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे तो फिर वो क्लटर हो जाएगा। और फीमेल साइकोलॉजी के बारे में एक और बताता हूँ, फीमेल ना चाहते भी उसको इकट्ठा रखती है। राइट। मेल इतना ध्यान नहीं रखते कि तब ये हो तब ये। जब फीमेल उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, तो जब अगली बार आप वो करोगे तो वो डेट टाइम बता देगी, उस दिन इस टाइम पे आपने 6 साल पहले का बता देगी। तो ये फीमेल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मेल को समझना पड़ेगा कि वो उसकी बीमारी नहीं है, वो उसका गुण है, कि उसको चीजें वो ऐसे याद रहती हैं सीक्वेंस में, आपको नहीं रहती हैं। तो उसके उस गुण को एक क्वालिटी की तरह लो। अगर वो कह रही है तो उसकी बात सुन लो, क्योंकि सच्ची तो बोल रही है, झूठ थोड़ी बोला उसने।
या तो ये वो झूठ बोले, फिर तो आप बहस करो, और अगर उसने सच बोला तो ठीक है, एक्सेप्ट करो, हाँ ये तो गलतियां हुई हैं मुझसे। और जब बार बार आप एक्सेप्ट करने लगोगे तो फिर वो फेड होने शुरू हो जाएगी मेमोरी कि यार नहीं, ये बंदा मान लेता है कि हाँ पास्ट में हुआ, वो बार बार क्यों याद दिला रही है, उसका लॉजिक समझो ना, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो हो गई बात, आई गई हो जाएगी, अरे आज की आई गई हो जाएगी ना, पुरानी वाली तो रह गई है। तो इसलिए बेहतर है कि बात करो, बात ना करके कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता। जो आपने कहा टाइम का, बिल्कुल सही बात है। मेरे यहाँ भी कई कपल आते हैं, कहते हैं साहब हमारी ना इसकी नाइट शिफ्ट है और मेरी डे शिफ्ट है। अब सोचो वो सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही मिल पाते हैं एक दूसरे से, और ऐसी सिचुएशन है कि उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। थोड़ा बताया तो नाम तो नहीं लेना, ठीक है, बट उसको किसी ने प्रपोज कर दिया और वो टाइम भी दे रहा है क्योंकि ऑफिस में साथ है। वो जो है वो वाइफ से बहुत अटैच है अपनी, वो चाहता है कि मुझसे बात कीजिए। वाइफ भी हस्बैंड से अटैच है, बट वो उसकी तरफ भी थोड़ा अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि टाइम वो दे रहा है ज्यादा ऑफिस में। अब समझ नहीं पा रहे क्या करें। वाइफ का फोन आता है हमारे ऑफिस में, कैसे से मुझे रिलेशनशिप के बारे में बात करनी, अपॉइंटमेंट लिया, आ गई। कहती हमारी शिफ्ट का वो सारा बताया उन्होंने। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई और जॉब नहीं मिलेगी, और क्या उन्हें कोई जॉब नहीं मिल सकती? क्या जॉब इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि उस व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कह रही नहीं, वो थोड़ा सैलरी है, शायद उनकी 3.5-4 लाख रुपए सैलरी है, तो शायद 3 लाख में मिलेगी, 50,000 का लॉस होगा। मैंने तो 50,000 इंपॉर्टेंट है या व्यक्ति इंपॉर्टेंट है? नहीं मेरे को व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। मैंने तो तुम वहां हो तो तुम तो चली जाओगी, क्योंकि अभी तो तुम्हारे मन में ऐसी फीलिंग शुरू हुई है, कल को क्या होगा ये और आगे बढ़ेगी। तो या तो उसको मना करके जॉब चेंज कर लो, बात ही खत्म हो जाएगी। कहती है इतना आसानी से हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, हम खुद नहीं देख पाते, तभी तो एक गाइड चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ रिजॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है, वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं देखते। जैसे होता है ना, आप छत पर खड़े हैं इस बिल्डिंग की, और कोई गाड़ी चौक पर है, वो वहां से आ रहा है, आपको दिख रहा है आगे ट्रैफिक है, तो आप उसको यहीं से फोन करोगे यार आगे ट्रैफिक लगा हुआ है। वो कहेगा मुझे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो रोड क्लियर है। अरे भाई तुम वहां जिस रोड पर हो वो क्लियर है, मैं जहां से देख रहा हूँ वो क्लियर नहीं है। तो एक काउंसलर का, एक गाइड, एक मेंटर का ये रोल होता है कि हम वो प्रॉब्लम का वो एंगल दिखाएं जो एंगल उन्होंने देखा नहीं। फिर हस्बैंड को भी समझाया गया कि देखो ये हो रहा है। तो बल्कि इससे पहले वाइफ शिफ्ट करने को कहती है, हस्बैंड कहता है मैं शिफ्ट करता हूँ ना। और फिर उन दोनों में बातचीत होनी शुरू हुई। कुछ दिन की छुट्टियां ली उन्होंने, साथ गए। भाई छुट्टी तो ले सकते हैं ना, तो आप 10 दिन के लिए चले जाओ, क्या होगा, पैसा कटेगा ना। पैसा इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है? नहीं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, जाओ। बातचीत की, रिजॉल्व किया, और फिर चीजें ठीक होनी शुरू हुई। फिर उसने, लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो मुझे ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे भी थोड़ा फील हो रहा था क्योंकि टाइम बात नहीं हो पाती आपसे। तो हस्बैंड ने कहा कि तू मुझे बताती तो सही पहले। तो कहती बताती कब, यही तो दिक्कत है, बात नहीं हो पा रही हमारी। और ऑफिस में भी क्या है, आजकल कॉर्पोरेट में फोन अलाउड नहीं है, तो वो बात किससे करे? वो जहाँ कोलीग्स होंगे उन्हीं से बात करेंगे। फिर मतलब ना चाहते भी जब आप साथ रहते हैं तो किसी से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, कई बार आप चाहते नहीं होते हैं। तो अब उसमें वो तो ठीक है, हस्बैंड भी समझदार था, वाइफ भी समझदार थी, तो समय रहते रिजॉल्व हो गई चीजें। वरना अगर वो आते ही नहीं काउंसलर के पास, उस एंगल से देखते नहीं चीजों को, तो शायद चीजें कभी ठीक ही नहीं होती। तो केस टू केस डिपेंड करेगा कि रिजॉल्व करना चाहते हैं या नहीं चाहते, पहला। दूसरा, प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, इंटेंसिटी क्या है प्रॉब्लम की। अगर प्रॉब्लम की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि सामने वाला कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला ही गया है, ऑल्दो उसे भी वापस लाया जा सकता है, उसके भी तरीके हैं। लेकिन जितना सीवियर होता जाएगा केस, जैसे कहते हैं ना कैंसर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, जितना लेट करोगे उतना दिक्कत है। होना तो ये चाहिए कि आप जब स्मूथ चल रहा है रिलेशनशिप तभी सीख लो। सर क्या कोई कभी बिल्कुल डिवोर्स होने के बाद भी आता है कि भाई हाँ, मैं अभी तो काफी कम कर दिया मैंने, लेकिन 50 से ज्यादा डाइवोर्स मैं रोक चुका हूँ अपने जीवन में। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि हाँ चीजें ठीक हुई। एक तो कोर्ट में थे, जो जज साहब हैं उनका कुछ हमारा पॉलिटिकल उसमें था उनका इंटरेस्ट, तो जज के पास पहुंचे। जज वो टाइम देती हैं उनको। जज ने कहा कि ठीक है आपका डाइवोर्स फाइल करा दो, लेकिन आप थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर लो अगर हो सके तो। मैं नहीं, हम सब करके देख चुके हैं, हमारा नहीं हो पाएगा। तो जज साहब ने कहा आप मेरी बात मानोगे, वहां चले जाओ। और ये नहीं बोला काउंसलिंग के लिए, मीटिंग कर लो उनसे जा करके, और वो जो सलाह दें वो मान लेना। अब जज कहेगा तो ऑब्वियसली बात है, बंदा मान लेता है। सेशन कोर्ट के जज थे, तो आए हमारे इंस्टीट्यूट पे, कनॉट प्लेस में ऑफिस हमारा। तो बातचीत हुई,
मैंने कहा यार अब मैं ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेजमेंट करता नहीं हूँ, बिजी भी था थोड़ा। मैंने कहा फिर भी चलो जैसे सामने भेजा बात कर लूँ। बात किया तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। जैसे हमने कहा पहले दोनों को अकेले-अकेले बात करते हैं, तो देख लिया कि कोई ऐसा इधर इसका इंक्लिनेशन किधर और नहीं है, इसका भी नहीं है। दोनों साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन इश्यूज़ इतने हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। फिर दोनों को बिठा के बात की। फिर कुछ जो हमारे सेशंस होते हैं वो सेशन में आए, 7-8 सेशन दिए, थोड़ा टाइम लगा। बट उसके बाद उनको लगा कि यार बात तो ठीक है। इस आदमी के साथ इतना समय हो गया या इस लड़की के साथ इतना समय हो गया, किसी और के साथ नई शुरुआत कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है। तो फिर जब उन्हें वो एंगल दिखाया गया तो चीज़ें ठीक हुई और आज भी वो हैप्पी मैरिड कपल है और अब चीज़ें और अच्छी हो गई हैं। अब उन्हें लगता है कि नहीं यार ये पहले प्यार कहाँ खो गया था। प्रॉब्लम क्या है कि वो प्यार खोता नहीं है, हम प्यार को धीरे-धीरे मार देते हैं। जो लोग कहते हैं ना लव मैरिज का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लव मैरिज जिन्होंने की है वो दोबारा उससे शादी नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? उन्होंने प्यार को मार दिया और वो सुसाइडल होता है। खुद मारते हैं हम, धीमा जहर दे रहे होते हैं प्यार को और फिर बाद में हम कहते हैं प्यार समाप्त हो गया, प्यार मर गया। प्यार तो मर ही जाएगा ना आप जब जहर डालोगे तो यार। एक पौधे में मैं रोज जहर डालूंगा फिर मैं कहूँ कि यार ये पौधा मर गया, तो मरेगा ही ना। आपने टाइमली जो चीज देनी थी वो ना दे करके कुछ और दिया उसको। और वो जहर क्या है? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पता नहीं चल रही होती और वो कहते हैं ना देखने में छोटे लगे बट घाव करें गंभीर, तो इतने गंभीर घाव हो जाते हैं कि वो फिर चीजें ठीक ही नहीं हो पाती। सर कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेजर रीजन जो होता है शादी के बाद दैट इज इन लॉस। तो अगर हम कह तो रहे हैं कि रिश्ते में सुधार करो, हस्बैंड वाइफ कर भी रहे हैं, लेकिन जिस लड़की को जिस लड़का ऑफिस चला जाएगा जिनके साथ रहना है, अगर वो ही रिश्ते सुधार नहीं करना चाह रहे हैं, सास नहीं मान रही है या सास ननद से नहीं बन रही है, तो ये सब रिश्तों को कैसे? देखिए जब हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम इन सब एंगल पे देखते हैं। होता क्या है, बात सही है, जो वर्किंग वुमेन है वो तो घर से निकल गई तो उन तो शाम को ही आना है, लेकिन जो हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनके लिए बड़ी चैलेंज है। तो हमें ये देखना होता है कि आप उनके घर में गेस्ट हैं। पहली बात तो ये समझिए, पहले दिन ये लड़की ये ना मान ले कि मेरा घर है। अगर आप ये मान लेती हैं मेरा घर है तो फिर दिक्कत आएगी, जो कि लड़कियां मान लेती हैं कि मैंने तो अपना घर तो छोड़ा ही। और वैसे तो समझ में नहीं आता लड़कियां घर कौन सा होता है, सही बात। क्योंकि लड़की सोचती है मेरा घर है और वो बोलते रहते हैं तेरे घर चली जा, तो यार वो घर वाले कहते हैं। ये भी रीजन है कि आजकल लड़कियां इतनी थोड़ा हो गई हैं कि अब मैं अपना ही घर बनाती हूँ, क्योंकि माँ बाप कहते हैं वो तेरा घर है, वो कहते हैं तू अपने घर चली जा रहे, भाई मेरा घर है कौन सा। तो ये लड़कियों के साथ है, थोड़ा बेचारियों के साथ चैलेंज है, मतलब बेचारी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक चैलेंज है। तो अब समस्या क्या है कि इन लॉस के साथ कैसे संबंध रखने, ये झुकना आपको पड़ेगा। आप गेस्ट हैं इसको स्वीकार करो पहले तो, क्योंकि हम जब सच्चाई से भागते हैं ना दिक्कत आती है। घर उनका है, आपको उनके हिसाब से एडजस्ट होना है, वो आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होंगे। उनका सुबह जल्दी उठने का टाइम है, आपके घर का नहीं था, अब आप इस घर में आ गई तो अब आपको वो रूटीन मेंटेन करना है। और बच्चों से कहूंगा, अपनी बेटियों से, बहनों से, कि ये बात पहले ही पता कर लो भाई आपके घर का रूटीन क्या है। जब आप लड़के से पहली बार मिलते हो तो आप बातें करते हो, क्या करते हैं क्या खाते हैं, वो भी बढ़िया बढ़िया बताता है। आप सीधा यहीं से शुरू करो ना, भाई आपके घर का क्या रूटीन रहता है, घर में कौन लोग हैं, हम क्या जॉइंट फैमिली में रहने वाले हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में जाएंगे, आपकी प्लानिंग क्या है। मेरे साथ नहीं, किसी भी लड़की के साथ आपकी क्या प्लानिंग होगी। जब शादी करना है तो ये तो सब दिमाग में होना चाहिए। और लड़का कहे नहीं मेरी ये सब प्लानिंग नहीं है, जैसे माँ बाप कहेंगे, जैसे मम्मी पापा कहेंगे, जैसे मम्मी पापा कहेंगे, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये मम्मी पापा का बच्चा है, अभी ये आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। तो आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप मना कर दो, इतनी दूर जाना ही क्यों। और आपको लग रहा है कि नहीं, वो कहता है नहीं मैं डिसीजन लूंगा और जैसे आप कहोगे या जैसे हम दोनों म्यूचुअली बात करेंगे, पेरेंट्स भी रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं, दोनों विकल्प हमारे पास, तो आपको समझ आएगा हाँ मेंटली लेवल मैच करता है। प्रॉब्लम है एक साइकिल का टायर हो गया, एक ट्रक का टायर हो गया, दो तो फिर मैच कैसे करेंगे। तो इन लॉस के साथ भी चैलेंज यही आता है। और इन लॉस को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई, कड़वी बात बोल रहा हूँ बेटे, कोई बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और कोई बेटी कभी बहू के जैसी नहीं हो सकती। दोनों में अंतर रहेगा ही, चाहे वो 5% का रहे, चाहे माँ बाप कितने बोलते रहे कि मेरी बेटी है, बहू बहू रहेगी। ना तो उन्हें ऐसा बोलना चाहिए और ना बहू को ये मानना चाहिए। अगर वो बोले भी तो अपनी बेटी आके घर में 10 बजे तक भी सोएगी ना तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। और बहू अगर सोएगी तो पता नहीं ऐसा क्या कर रही है, 10 बजे तक नहीं उठ रही है।
ये कड़वी सच्चाई है। अपनी बेटी अगर बढ़िया पैसा खर्च कर दे, उसको उसका हस्बैंड डायमंड गिफ्ट कर दे तो अरे मेरा दामाद बहुत अच्छा है। अच्छा बेटा यही काम बहू के लिए कर दे तो देखा जोरू का गुलाम बन गए, तो हाँ लुटा रहा है अपनी बीवी पे, क्या मिल गई इसको, ऐसा क्या हो गया। ये साइकोलॉजी उनकी भी है, तो उनको भी समझना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते। मैं इतना समझदार तो ऐसे किसी पेरेंट्स की और इन-लॉज की ऐसे कभी काउंसलिंग ऐसे भी करी है? की है, कई फैमिली आती हैं, जैसे कई एक सास थी, वही लेकर आई थी अपनी बहू को और बेटे को कि उनकी उनसे बनती नहीं है, और फिर जब प्रॉब्लम आई तो सारी प्रॉब्लम ही सास की निकली। अच्छा। बल्कि वो मुझे बुरा बोल के कि यार तुमने तो मैं लेके आई और तुम मुझे गलत ठहरा दिया। मैंने नहीं ठहराया। हाँ। ये तो विद डॉक्यूमेंट्स है ना कि जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो बोल रहे हैं, और उनके बेटे ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मम्मी की ये तो गलती है। अब यार मतलब क्या मम्मियों को क्या चीज समझने की जरूरत है? जो लड़के की माँ है वो लड़के की शर्ट अच्छे से रखेगी, लड़के की हर फेवरेट चीज अच्छे से रखेगी, लेकिन लड़का जिस लड़की को लेके आ गया है बस उसी को अच्छे से नहीं रखेगी। कुछ क्या होता है, जैसे पापा की परी है ना, ऐसे ही मम्मा बॉयज भी हैं बहुत सारे। हाँ, माँ का लाडले बहुत सारे हैं, तो वो माँ को हमेशा लगता है मेरा बच्चा बच्चा ही है। और ये है भी साइकोलॉजी है, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, अभी 12th में है, बेटी 10th में, लेकिन मुझे लगता है बच्चे ही हैं। हमारे पेरेंट्स को लगता है हम भी बच्चे ही हैं, हम इतने मेच्योर हैं, सब है, लेकिन उन्हें लगता है नहीं बच्चे हैं, गलती ना कर दें, कुछ ना हो जाए। तो ये एक साइकोलॉजी है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इससे बियॉन्ड है। प्रॉब्लम इससे बियॉन्ड ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति मानते हैं। वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है। हमारे कुछ कर्तव्य थे, कुछ अधिकार थे। कर्तव्य ये थे कि हम उन्हें अच्छी शिक्षा दें, अच्छा घर दें, सुविधाएं दें, दे दी। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उनको फ्रीडम दें, सेल्फ डिपेंड बनाएं। उनका कर्तव्य ये बनता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन गुलामी नहीं। जब आप घर से इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं गुलामी नहीं चाहिए, तो फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। बट अभी समाज सुधर रहा है, ऐसा नहीं है। पहले तो क्या होता था कि सास, पुरानी मूवीज की सास देखो कैसी सास हुआ करती थी कि मतलब क्या कलेश कर देती थी घर में। अभी तो बहुत सुधार आ गया। और सर ये आज भी बहुत हद तक होता है, कम हो गया। जो नई जनरेशन है ना, देखो सास भी कभी बहू थी, तो सास को ये बात स्वीकार करनी चाहिए, आप भी कभी बहू थी, तो आपको भी समझना पड़ेगा इस बात को। और कई सास ऐसी भी हो गई आज की डेट में, जो नई जनरेशन के आई है, वो तो जैसी बहू आई सब कुछ उसको दे दिया, बेटा अब तू ही सब कुछ है, तू ही मालिक है, तू ही सब कुछ है, और वो भी गलत है। फिर वो बहू सर पे चढ़ जाती है। अच्छा अब तो सास भी पूछ के बहू से पानी पी रही है कि बेटा पानी पी लूं क्या फ्रिज से तेरे। अरे तो मतलब कहीं बियॉन्ड लिमिट एवरीथिंग इज हार्मफुल। ज्यादा बारिश होना भी गलत है, ज्यादा सूखा पड़ना भी गलत है, ज्यादा प्रेम भी गलत होता है, क्योंकि लाड और प्यार में बड़ा अंतर है। लाड इंसान को सुधारता है, बिगाड़ता है, और प्यार इंसान को सुधारता है। आप अपने बच्चों से, अगर आपके बच्चे हैं, जब भी बच्चों से लाड मत करना बेटे, प्यार करना। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, लाड नहीं करता। मेरी वाइफ लाड नहीं करती, लाड बिगाड़ देता है, प्यार संवारता है। जब माँ बाप उनको समझाते हैं, रूटीन बनाते हैं, सख्ती करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि ताकि तुम्हारा जीवन सुधरे। ऐसी हर रिलेशनशिप में हमें प्यार करता है। लोग प्रेम को समझते ही नहीं। जो प्यार भी करते हैं ना, मतलब कपल जो जेन्युइनली, हस्बैंड वाइफ भी छोड़ दो, लवर्स भी हैं, उनसे पूछ लो ना प्यार क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। दे डोंट नो लव, और वो कहते हैं वी लव ईच अदर। और आई लव यू तो ऐसा हो गया, मतलब उसकी कोई कदर ही नहीं रही यार। ये बहुत प्रीशियस वर्ड्स हैं, ये हर एक के लिए नहीं निकलने चाहिए, और ये जिसके लिए निकलते हैं उसका एक फीलिंग होनी चाहिए। और वो प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं दिखना चाहिए, आपके एक्शंस में, आपके केयर में, आपके साथ में, हर चीज में वो प्यार दिखना चाहिए। मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन मैं आपकी केयर नहीं करूंगा, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपके कल्चर को इग्नोर करूंगा, मैं आपके ट्रेडिशन को इग्नोर करूंगा, मैं आपको डिमोटिवेट करूंगा, मैं आपको कहीं सपोर्ट नहीं करूंगा, बट आई लव यू। व्हाट नॉनसेंस। ये प्यार थोड़ी होता है। ये तो फिर दुश्मनी और प्यार में क्या फर्क है? दुश्मनी भी तो ये करते हैं। When we love someone, हम उसकी बहुत सारी चीजों को मतलब नर्चर करते हैं। प्यार आपको संवारना चाहिए, प्यार आपको ग्रो करना चाहिए, प्यार के साथ मिलकर के आपकी तरक्की होनी चाहिए। तो तभी तो कहते हैं ना, वो प्यार एक अलग चीज है, और ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है प्यार क्या है। वो जिसे प्यार बोलते हैं वो शारीरिक अट्रैक्शन कई बार होता है, कई बार बस होता है कि ठीक है मुझे इसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है।
अच्छा, प्यार में भी अच्छा लगता है समय बिताना, लेकिन प्यार और समय बिताने वाले में उसमें फर्क है। और ये बात हर एक को समझनी पड़ेगी, और खासकर से जो यंग जनरेशन उसको समझना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग आपके संसाधनों का, आपकी चीजों का मिसयूज करना चाहते हैं, नाम उसको प्यार का देते हैं। मैं सीधा वो कहेगा मैं शोषण करना चाहता हूँ तो आप करने दोगे क्या? नहीं करने दोगे तो क्या बोलेगा? मैं प्यार करता हूँ। लेकिन प्यार में अगर वो शोषण करने लग जाए तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? क्यों भाई? वो मूवी थी ना, नो मीन्स नो। कुछ चीजों के लिए नो बोलना पड़ेगा और अड़ना पड़ेगा, भले ही उससे लिए रिलेशनशिप खराब। और व्यक्ति को अगर आपकी ही सेल्फ एस्टीम का, आपकी ही बातों का, आपकी फीलिंग का ही कदर नहीं है तो क्या क्या प्यार है? वैसे तो फिर दुनिया प्यार करती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो फैमिली के अंदर हो जाते हैं, आप सपोजिंगली किसी के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? सास और नंद वाला इसका तो सबसे बेस्ट मैं समझता हूँ, जो हमने भी किया, हमारे भी कुछ इश्यूज ऐसे थे, तो गो फॉर न्यूक्लियर फैमिली। आप अलग हो जाइए, एक छत के नीचे रहें और लड़ाई झगड़ा होता रहे, इससे बेहतर ये है कि आप अलग रहें और फिर उनकी जो जिम्मेदारियां पूरी करें, एक बेटे के नाते माँ बाप के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, और तब संबंध ज्यादा अच्छे रहते हैं। मैंने देखा कि जब साथ रहते हैं आप और रोज रोज की झिकझिक होती है, उससे बेहतर है कि आप दूर रहें। कई बार ना दूरी भी प्यार को बढ़ा देती है। तो लोगों को ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि वो एक गाना है ना कि शिद्दत और बढ़ जाती है, मोहब्बत कम नहीं होती, दूरियां होने से कभी मोहब्बत कम नहीं होती। तो प्यार तो आप 1000 किलोमीटर दूर हैं और वो 1000 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, फिर भी प्यार है। प्यार खत्म थोड़ी हो जाता है, प्यार कोई मर ही नहीं सकता। इफ योर लव इज एक्चुअली लव, ट्रू लव तो कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग कहते हैं मेरा ट्रू लव है, तो फॉल्स लव कौन सा होता है भाई? लव इज ऑलवेज ट्रू। मेरा सच्चा दोस्त है, अरे झूठा दोस्त कौन सा होता है? कई लोग बोलते हैं, कई ऑडियंस भी बोलती होगी मेरा सच्चा दोस्त है। अरे भाई झूठे वाले दोस्त से मिलो फिर तुम, एक्चुअल में वही दोस्त है तुम्हारा, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी है। तो ये मेरा सच्चा प्यार नहीं, प्यार ही है। तो जब प्यार है तो फिर वो तो सच्चा ही होगा ना। और जहां प्यार होगा फिर वहां बहुत सारी चीजें, फर्क नहीं पड़ता उन चीजों का। और जो ओशो ने भी कहा कि प्रेम एक धारा है, एक नदियां है, प्रेम फ्रीडम देता है, प्रेम जकड़ता नहीं, वो इग्नोर करता है बहुत सारी चीजों को विलिंगली। तो ठीक है, उसकी अपनी जिंदगी भी तो है, उसकी अपनी फ्रीडम भी तो है, उसकी अपनी चॉइस भी तो है। तो सर हम फाइनली ये चाहते हैं कि कोई इंडिविजुअल जो भी पॉडकास्ट देख रहा है कि वो लाइफ में सक्सेस भी करे, वो लाइफ में अपने हर रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करे। और सपोजिंगली कि मैं अभी स्टक हूँ और मेरे सभी रिलेशनशिप में मैस चल रहा है, घर वालों से नहीं बन रही, ऑफिस में नहीं बन रही, बीवी से नहीं बन रही, तो कैसे मुझे प्रैक्टिस करना है, कैसे धीरे धीरे मैं इन सब चीजों को क्या? देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर एक या दो लोगों से आपकी नहीं बन रही तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट सबसे नहीं बन रही तो फिर प्रॉब्लम आपके एंड पर है। सही बात है ना? अगर मैं कहता हूँ मेरी किसी से नहीं बन रही तो इसका मतलब मेरे एंड पर भी कुछ हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं। हाँ, तो वो कैसे करना है हमें, करेक्ट? हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल अलग ही हैं, कई बार हो सकता है आप अकेले ही हैं, आपके पास आसपास ज्यादा लोग ही नहीं। हाँ, ज्यादा लोग ही नहीं है, और अकेलापन भी बुरी चीज नहीं है। प्रॉब्लम क्या, लोगों को लगता है अकेलापन बर्डन, नहीं, एकांत स्वर्ग है समझदार लोगों के लिए, मूर्खों के लिए सजा है। तो अगर आप समझदार हैं तो एकांत में भी रहने में कोई बुराई नहीं है। और बस एक काम कर लो, खुद को जानो। दुनिया क्या जानती है वो नहीं। हमारे दो रूप हो सकते हैं, बहुत सारे रूप हो सकते हैं। व्हाट यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ। भाई शाहनवाज चौधरी को खुद से क्या चाहिए, और मैं क्या चाहता हूं कि दूसरे लोग, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरे सगे संबंधी, मेरे साथ के लोग, मेरी टीम मेरे साथ कैसा व्यवहार करे, और क्या मैं बदले में वैसा व्यवहार कर रहा हूं जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं वैसा नहीं कर रहा और मैं वैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैं मूर्ख हूं ना यार। मैं गुस्सा करता हूं, मैं बदतमीजी करता हूं, मैं मिसबिहेव करता हूं, मैं गलत शब्द बोलता हूं, और मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करता हूं नहीं वो मेरी रिस्पेक्ट करे, नहीं करेगा। हमारी फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्विंग कैंडिडेट तो बनो, फिर लोग तुमसे अपने आप प्यार करेंगे। एक होता है फॉल इन लव, एक होता है बी इन लव, एक बीइंग लव। खुद से प्यार करो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, बेटे बेटियां, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं।
आप हैं तो सब कुछ है, ये जगत, ये धरती, ये स्वर्ग, नर्क, सब कुछ आपसे ही तो है। सारे रिलेशनशिप किससे? यू आर द सेंटर। भाई दिव्या के साथ ही तो सब जुड़े हैं ना, दिव्या ही नहीं तो। अच्छा वो ही अपना ध्यान नहीं रख रही, क्यों? किसके लिए करना है? मेरा साथ ही मुझसे छूट गया, मैं घर को सजाऊं किसके लिए? व्हाट नॉनसेंस। खुद के लिए। आपको तैयार होना है अपने लिए। वो एक करीना कपूर की मूवी थी ना, उसमें डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूँ। यस, यू हैव टू बिकम योर फेवरेट इफ यू वांट दैट पीपल शुड लव यू, पीपल शुड एडमायर यू, पीपल शुड वांट टू एसोसिएट विद यू। आपको अपनी रिस्पेक्ट तो बनानी रखनी पड़ेगी ना भाई। और ये मैं आजकल की जनरेशन में देख रहा हूँ कि शादी हो गई, अरे अब तो हमारी शादी हो गई, अब क्या करना है, अब तो हमारी तो मतलब क्या, पहले क्या करना था भाई तुम्हें? पहले तैयार रहना था, पहले फिजिकली फिट होना था, जिम जाना था, क्योंकि किसी लड़की को या लड़के को पटाना था। अब हो गया तो अब खत्म। और भाई जो सब चीज देख के आया या आई, वो तो तुमने खत्म कर दिया। तुमने अपना रूटीन मेंटेन नहीं करा, अपनी फिजिक को मेंटेन नहीं कर रहे, अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे, फिर तुम कहो यार ये व्यक्ति वैसा नहीं है, ये लड़की वैसी नहीं है, लड़का वैसा नहीं है। तो तुम वैसे कहाँ रहे? तुम्हारा तो रूटीन वही रहना चाहिए था ना। तुम्हें तो अपने आप को मेंटेन करना चाहिए था। और जब खुद को सही कैरी करोगे, खुद से प्यार करने लोगे ना, तो देखना दुनिया अलग हो जाएगी। लोग मुझसे कहते हैं सब पहले तो आप बहुत गुस्सा करते थे। मैं बहुत गुस्से वाला था, बहुत, मतलब इतने ज्यादा गुस्से वाला। पुराने किसी व्यक्ति से मेरे पूछ लो तो मैंने 10 फोन तोड़े होंगे अपने। क्या बात है। और आईफोन, मतलब हाथ में दीवार में मारा, मुझे नहीं पता सामने वाले लगेगा क्या होगा, बहुत ज्यादा। फिर इंट्रोस्पेक्ट किया, रियलाइज किया कि एक्चुअली मैं कैसा हूं। क्या ऐसा व्यक्ति मेरे सामने होगा तो क्या वो वाकई मन से ऐसा है या दिखावा ऐसा कर रहा है? मुझे लगा फिर तो मेरी सारी अच्छी बातें बुरी लगेंगी, यार ये तो दिखावा करता है। मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो अच्छा इंसान हूं। फिर रियलाइज किया, फिर गलतियां कहाँ हुई, फिर देखा कि अच्छा ये एंड पर गलतियां हुई, इनको सुधारना है। रिलीजियस वाइज भी मैंने भगवद गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, बाइबल पढ़ी, दोबारा रीस्टडी किया, रिसर्च की, ओशो को पढ़ा, साइकोलॉजी की बहुत सारी किताबें पढ़ी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं, फॉल्ट इज एट माई एंड। और फिर चीजें ठीक हुई। ऑल्दो मैं पहले बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन जो कमियां थी वो भी थी, और कमियों का समाप्त कर देना अच्छा ही नहीं है। कमियां फिर भी हैं, आज भी हैं, लेकिन जितना कम कर सकते हो उनको कम कर दो, अच्छाइयों को बढ़ा लो। फिर अच्छाइयां बढ़ानी शुरू की। फिर जिनसे रिलेशनशिप खराब अपनी वजह से हुए, उनसे आगे बढ़ करके बोला, बात शुरू की कि नहीं यार उस दिन मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और मुझे रियलाइज है। और सामने वाले को रियलाइज हुआ तो लगा नहीं यार ये व्यक्ति बुरा नहीं था, शायद सिचुएशन खराब थी। और एक चीज और देखी मैंने रिलेशनशिप में, पता नहीं ये भी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, फाइनेंशियल रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइनेंस, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अगर आप वाकई चीजें ठीक रखना चाहते हो तो आर्थिक रूप से मजबूत बनो। गरीब को कोई एडमायर नहीं करता। संघर्ष को लोग अच्छा तो मानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। हाँ, वो कहते हैं ठीक है यार संघर्ष है आपके जीवन का, बट मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो चीजें। तो मैंने देखा कि जब एक दौर आता है ना, जब आप दुख में, तकलीफ में, बुरे दौर से, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उस समय पर ऑटोमेटिकली कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं दिमाग में कि दिमाग कहीं और लगता नहीं। और जो पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर हो या दोस्त हो, यार हो, वो सब चाहते हैं कि आप उनके साथ एंजॉय भी करें, जाएं भी, लेकिन आपके दिमाग में तो वही चल रहा होता है। भाई आपको अगर ऑफिस है बहुत सारे तो रेंट देने हैं, स्टाफ है तो सैलरी देनी है, खर्चा करना है, अपने भी खर्चे हैं, और आपके दिमाग में वही चल रहा है 24 घंटे, 24/7। अब आप वाइफ के साथ भी हो लेकिन दिमाग तो वही है, तो उसे क्या लगेगा, ये एब्सेंट माइंडेड है यार ये तो आदमी। जो पार्टनर है उसको लगेगा, जो बाकी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको लगेगा यार ये क्या पागल हो गया क्या। तो आपके सबसे रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे हमने कहा कि अगर सबसे दिक्कत है तो कहीं हो सकता है हमारे एंड पर प्रॉब्लम चल रही हो, तो क्या करो, डिस्कस करो। और अगर कोई आपका अपना है तो उस बुरे दौर को झेल लेगा वो आपको, अगर वाकई अपना मानता है। नहीं तो बुरा मानता है तो वो झेलेगा नहीं, वो कहेगा यार क्यों झेलना है इसको।
वो उस समय की आपकी बदतमीजियां, आपकी बेहुदगियां, आपकी गलत बातें सब एक्सेप्ट कर लिया। उसको पता है यार ये ऐसा बंदा नहीं है, व्यक्ति खराब नहीं है, समय खराब है इसका, तो वो आपका अपना है तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कई बार चीजें नहीं एक्सेप्ट होती हैं, कई बार हो जाती हैं, बट फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है रिलेशनशिप में, ये मैंने देखा। ऑल्दो पैसे वालों की भी रिलेशनशिप खराब है, उनके रीजन अलग हैं, बट जिनके पास पैसा नहीं है उनकी बड़ी दिक्कत है। इज इट ट्रू लड़कों के लिए कि अगर आपकी रिलेशनशिप खराब है तो पहले आप सबसे पहले जो नींव रखो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रखो, और नहीं, उसके बाद अपने सारी चीजें साथ रिलेशनशिप चलेंगी, सारी चीजें साथ चलेंगी, लेकिन फाइनेंशियली तो डेवलप होना हाँ। पड़ेगा, फाइनेंशियल के बिना नहीं काम चलेगा। देखिए पैसा क्या है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा कहते हैं लोग खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है भाई। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि कई जगह पर खुदा ही बन गया पैसा। चीजें जैसे आपने भी कहा, कई लड़कियां सिर्फ इसलिए शादी कर लेती हैं पैसे वाला है, और बाद में उससे डाइवोर्स लेंगे, अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो ये भी बिजनेस चल रहा है। तो पैसे के साथ कुछ प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन पैसा ना होना और होने में से पैसा होने वाले की प्रॉब्लम झेल ली जाएंगी, ना होने वाली दिक्कत आ जाएगी। तो अपना ठीक है, सारी चीजें साथ चलाओ, रिलेशनशिप भी हो, कोई साथ चाहिए होता है, स्ट्रगल में भी चाहिए होता है, लेकिन अपना फोकस इस पर रखो कि हमें सक्सेसफुल होना है। क्योंकि सफलता के सब रिश्तेदार होते हैं, असफलता अनाथ होती है, असफलता का कोई रिश्तेदार नहीं होता। आज मैं सफल हूं तो मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत जानकार हैं। जब मैं संघर्ष कर रहा था तो बहुत गिने चुने साथी थे, और संघर्ष में जो आपका साथ देते हैं वही एक्चुअल में असली लोग होते हैं, जो उस समय आपके साथ खड़े रहें, आपकी सारी हरकतों को एक्सेप्ट करके भी खड़े रहें, उस समय आपका साथ ना छोड़ें, क्योंकि इंसान फिर टूट जाता है। मुझे नहीं मालूम आपने जीवन में वो दौर देखा नहीं देखा, आप अभी यंग भी हो, मैंने वो दौर देखा है बेटा, कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि मतलब एट दी वर्ज ऑफ सब कुछ खत्म, और उस समय जिन लोगों ने साथ दिया वो एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता मैं। उन लोगों ने, कई लोग ऐसे थे जो साथ देना चाहते थे, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी, परिवार से दबाव था कि एक नाकामयाब इंसान के साथ आप क्यों खड़े हो, आप क्यों उनको फाइनेंशियली या बाकी तरह से सपोर्ट करो। बट वो दौर बड़ा मुश्किल दौर होता है, इंसान किसी को बता भी नहीं पाता, मतलब कहते हैं ना, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए, किससे कहेंगे आप। और उसमें फिर आपका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, गुस्सा निकलेगा, सामने वाला किसी और एंगल से लेगा उसको। भाई आप अपने किसी टीम मेंबर पर गुस्सा कर दें बिना कारण, तो उसको क्या लगेगा, पागल है तो बिना कारण गुस्सा कर रहा है। अरे भाई वो तुम पर गुस्सा किसी और का निकाल रहा है, शायद किसी और सिचुएशन का निकाल रहा है, लेकिन उसके पास इतना टाइम भी नहीं को ये बताए कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो खुद संघर्ष के दौर में चल रहा है। तो सर संघर्ष का दौर आजकल पैसों का तो आपने सही बोला, लेकिन इन टुडेज जनरेशन, अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई है कि एक बहुत अच्छे लेवल की इन्फ्लुएंसर थी, उनके मिलियंस में फॉलोअर, मिशा अग्रवाल है, शायद आपने सुना होगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो सर इस चीज को अगर आप हेल्प करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का, लोनलीनेस का, अपने पर्सनल रिलेशन खराब कर जा रहे हैं लोग सोशल मीडिया के लिए, दिखावे के लिए। हाँ ये तो है, मतलब सोशल मीडिया में तो हैं हम, लेकिन हम सोशल नहीं है। तो सोशल मीडिया इज मेकिंग पीपल अनसोशल एक्चुअली। तो हमें एक्चुअल में ये समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया एक टूल है, अर्निंग का भी टूल है, आपकी फेमस होने का भी टूल है, आपको बहुत कुछ मिलता है, बट वो एक टूल है। जैसे अर्जुन के पास उसके हथियार सब कुछ था, उसके धनुष बाण थे, लेकिन वो लेके वो सोता नहीं था, उनको रख देता था साइड में। मेरे पास कोट है, सब कुछ है, मैं ट्रेनर हूँ तो मैं खड़े होकर ट्रेनिंग देता हूँ, माइक है, सब कुछ है, लेकिन मैं वो लेके सोता नहीं हूँ, मैं नाइट सूट में जाता हूँ सोने के लिए। तो आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए सोशल मीडिया को। मैं ये नहीं कह सकता, मेरे भी मिलियंस में फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, तो मैं कैसे कह दूं कि गलत है। ठीक है, अच्छी बात है, होने चाहिए। 500,000 पीपल फॉलो ऑन यूट्यूब, तो अच्छी बात है, मैंने अचीव किया, आप भी यूट्यूब पर हैं, और होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ टैलेंट है तो लोगों को पता चले, लेकिन वो एक टूल है बस। और सोशल मीडिया आपको अनसोशल ना कर दे, इसका ध्यान रखना है, वही जिंदगी ना बन जाए। सोशल मीडिया कैन बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट इट कैन नॉट बी द लाइफ। वो जीवन नहीं है, वो एक अलग दुनिया है, एक दुनिया अलग है, जिनके साथ हम समय बिता सकते हैं, जिनके साथ बैठ सकते हैं। और जो लोग सुन रहे हैं वो बताएं, लास्ट टाइम आप कब
फोन साइड में रख करके 1 घंटा 2 घंटा अपने पार्टनर से बात किए थे? इम्पॉसिबल सर। और मैरिड वाले तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि लोग आजकल ऐसी चीजें हाँ, क्योंकि सुबह उठते ही फोन चाहिए, हाँ, रात को सोने से पहले आंख बंद तब हो रही है जब फोन मिलेगा। तो ये एडिक्शन है, और अमेरिका में तो इसका इलाज शुरू हो चुका है। तो इंडिया में भी जो काम अमेरिका में होता है वही 10-20 साल बाद भारत में होता है, यहाँ भी यही होगा। सोशल मीडिया का एडिक्शन जो हो गया है, वल्गैरिटी बढ़ गई है, गाली गलौज बढ़ गई है, बहुत कुछ नेगेटिव हो गया है। और क्योंकि ये शॉर्टकट मिल गए ना फेमस होने के। भाई आप मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन फीमेल के लिए तो ये कि भाई कपड़े उतार दो तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाओगे आप। कल्चर गिरता जा रहा है, हाँ, सब चीजें हमारी स्पॉइल हो रही हैं, और कोई उसको, ये शॉर्टकट है, कोई रोक नहीं रहा। मजे की बात ये है कि वो पेरेंट्स कहाँ हैं, मैं कहता हूँ बच्चों के, वो भी किसी घर की बहन है, बेटियां हैं, उनके भाई कहाँ हैं, उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, उनके रिलेटिव्स कहाँ हैं, वो क्यों नहीं रोक रहे उनको? और शायद वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से जैसे पुराने जमाने में वैश्यवृत्ति होती थी, एक तरह से नई वैश्यवृत्ति शुरू हो गई है कि भाई आप इससे पैसा कमाओ। और सर आजकल हर बच्चे के हाथ में फोन है। आजकल 12-13 साल की लड़कियां अगर फोन देख रही हैं उनके पास, तो उनका क्या माइंडसेट जा रहा है कि हमें यही करना है, हमें शॉर्टकट चाहिए, पैसा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि कितना बड़ा नुकसान है इससे, कितना बड़ा नुकसान, समाज का नुकसान कितना हो रहा है इससे, और ये कोई बता भी नहीं रहा है। और हम लोग तो रेगुलरली ऐसे केसेस भी फेस कर रहे हैं कि जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, ये जीडी गोयनका का एक केस आया था, 9 साल की बच्ची है और वो ये देखती है गलत वीडियोस, क्योंकि माँ बाप ने फोन में लगा दिया, उसको अच्छा लगता है। 9 साल क्या उम्र होती है यार, 9 साल। मतलब हमें तो साला स्मार्टफोन ही नहीं था हमारे जमाने में 9 साल में, लेकिन मतलब हैरानी की बात है। एक 11th क्लास का केस आया, उस बच्चे का अफेयर चल रहा है, और बहुत सीरियस अफेयर चल रहा है। अरे 11th क्लास क्या उम्र है तुम्हारी यार, और पता चलता है 1.5 साल से अफेयर चल रहा है। मतलब बच्चों को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, कल्चर कहाँ जा रहा है। 12-13 से आजकल अफेयर होना इज क्वाइट नॉर्मल। बेटा मत, ये तो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि मैं उनको समझाऊं भी क्या, वो समझेंगे नहीं ना। मेरे यहाँ तो 18 साल से नीचे मैं गाइड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि एक मैच्योर, मतलब मेरी बात समझने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। वो मेरी बात तो उसे बकवास लग रही होगी जो 16-17 साल का सुने हो गया है, मैं क्या पागल आदमी है, तो पिताजी वाली बात कर रहा है, दादाजी वाली बात कर रहा है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आप दोस्ती करो, दोस्ती में बुराई नहीं है, बट सीरियस अफेयर चल रहा है, व्हाट इज दिस यार। अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, पहले पढ़ाई तो कर लो, पहले बड़े तो जाओ बच्चों, फिर करना है सबका। एक एज होगी हर चीज की, तो अच्छा भी लगेगा, पेरेंट्स को बताओगे, समाज में बताओगे तो लगेगा। लेकिन वो फ्रेंड्स का प्रेशर, इसकी तो गर्लफ्रेंड है, तेरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, स्कूल में तो बहुत कॉमन, स्कूल में तो बहुत कॉमन हो गया। और कॉलेज में फिर ये बच्चे क्या करेंगे, फिर ये बच्चे जब शादी करेंगे तो इनकी स्थिति क्या होगी। तो मैं तो बहुत डर रहा हूँ कि आने वाले समय में समाज से मैं कैसे चीजों को ठीक करूंगा। मुझे तो मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ मैं इन चीजों को लेकर के, डर लगता है। तो सर अभी आपने बच्चों की बात करी, और अगर हम आपसे पूछें और हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप बच्चों को गाइड करना चाहें कि कैसे फोकस रहना है, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है ये सब चीजें करने की, तो आप उनको कैसे समझाएंगे सर? देखो, सबसे पहली बात तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है इसमें। पेरेंट्स अपने बच्चों को उनका गोल सेट करें, उनका एक एम डिसाइड करें कि उन्हें जीवन में करना क्या है, और फोर्स ना करें। बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत मासूम होते हैं, उनको जैसे घास उग रही है ना तो खुद ही उगेगी, उसको अगर आप जबरदस्ती खींच के उगाओगे तो उसकी जड़ निकल जाएगी। तो बच्चों को एक तो फोर्स नहीं करना, बच्चों को सही गलत का फर्क बताओ, ये सही है ये गलत है, बाकी थोड़ा उन्हें अपना दिमाग लगाने दो। जैसे मैं अपने बच्चों का एग्जांपल देता हूँ, मेरे बच्चे वैसे तो स्कूल नहीं जाते, होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट में वो लोग पढ़ रहे हैं। 10th में मेरे बेटे ने टॉप किया, अभी मेरी बेटी 10th में, बेटा 12th में है, और मुझे उम्मीद है कि वो दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट मैंने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया पढ़ाई के लिए, मैंने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया किसको दोस्त बनाना है किसको नहीं बनाना। मैंने सिर्फ उन्हें ये समझाया कि तुम्हें मेंटली मैच्योर रहना है, और ये आज से नहीं हो रहा, ये आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। साथ बिठाना, एग्जाम्पल्स देना, समझाना, कई बार ऑफिस ले जाना, कोई केस आया तो उनको समझाना कि ऐसा हुआ, उनसे राय लेना कि बेटा इसमें क्या होना चाहिए। तो होता क्या, जब आप बच्चों को राय लेने में इन्वॉल्व कर देते हो ना, तो बच्चे कई बार बहुत अच्छी सलाह भी देते हैं, और बच्चों को अपनी वैल्यू बता देते हैं कि यस आई एम इम्पोर्टेंट, मेरी सलाह की कोई वैल्यू है, तभी मेरे माँ बाप मुझसे पूछते हैं, भले आप उनकी बात मत मानो। कई बच्चों को लगेगा कि हमारे माँ बाप को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन तरीका यही होता है, भले मत मानो लेकिन पूछ लो कि बेटा इसमें ना कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा होना चाहिए।
अब 10-11 साल के बच्चे से, बेटे या बेटी से पूछोगे तो कुछ तो दिमाग लगाएगा ना कि पापा ये ठीक है, अच्छा क्यों ठीक है, क्या होना चाहिए था, अच्छा ये वाला ठीक क्यों नहीं है। डिसीजन तुम नहीं लेना है, लेकिन उन्हें मेच्योर बनाओ, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप करो, क्योंकि वो तुम्हारा भविष्य है। या तो ये मानो कि बच्चे हमारा भविष्य, नहीं तो बच्चों की जरूरत ही नहीं है। अगर मानते हो बच्चे आपका भविष्य है तो आप ये सब बिजनेस, काम धंधा, राजनीति सब किसके लिए, बच्चों के लिए ना। थोड़ा समय उन्हें भी दे लो यार। तो अल्टीमेटली हम अगर उन्हें समय दें और सही अपब्रिंगिंग करें तो बच्चे सुधर जाते हैं। बच्चे तो कच्ची मिट्टी है, जैसा उसको ढाल दोगे वैसा ढल जाएगा। अगर जैसे अक्सर देखा होगा आपने, बच्चे जब गाड़ी में जाते हैं, जब छोटे होते हैं और रोड पर कोई सामान बेचने आ जाता है तो बच्चे उसकी जिद करते हैं। मेरे बच्चे जिद नहीं करते हैं। तो एक बार 10 साल, शायद 12-13 साल की बात होगी, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे, एक और फैमिली मेरे साथ थी, कोई सामान बेचने आया सिग्नल पर, तो उसके बच्चे जिद करने लगे और मेरे बच्चों ने कहा नहीं नहीं भैया नहीं चाहिए। तो वो कपल बड़े हैरान, उन्होंने कहा यार आपके बच्चे मना कर रहे हैं, मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं, ऐसा क्यों। मैंने कहा जब ये 3-4 साल के थे ना, 2 साल के थे, तब से इन्हें सिखाया गया था कि बेटे जब कोई सामान देना था उसको मना कर रहा था प्यार से, भैया नहीं चाहिए। तो उनको आदत पड़ गई, आपने वो सिखाया नहीं। तो बच्चों का तो नेचर है हर चीज को अपने पास लाने का, स्वीकार करने का, तो वो मांगने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे मेरा भविष्य है, तो मुझे मालूम था कि मुझे इनका अपब्रिंगिंग ठीक करनी है, क्योंकि वो मेरा आईना होंगे, वो मेरा रिफ्लेक्शन होंगे। तो इसलिए होता क्या है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स, क्योंकि वहां मेरा रोल नहीं होगा, मैं एक थर्ड पर्सन हूँ बच्चों के लिए, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं हो रहा। ऑल्दो इसमें भी नहीं आते मेरे पास 21-22 साल, कॉलेज के बच्चे ज्यादा आते हैं। जब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, अनबन हो जाती है, उसकी शादी कहीं और हो रही है, फिर वो आता है रोता हुआ कि सर प्लीज बचा लो, क्योंकि ज्योतिषी पे तो अब जाते नहीं पढ़े लिखे बच्चे, तो कहाँ आते हैं, हम जैसे के पास आते हैं, सर उसको एक बार मना लो। तो कई बार मना भी लेते हैं हम, और मान भी जाती है लड़की, तो उसको लगता है यार ये तो जादू कर दिया इन्होंने। हम जादू वादू नहीं करते, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ और ऑडियंस को बता रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, जादू नहीं, कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ वो एंगल दिखाता हूँ जो वो लड़की या लड़का नहीं देख रहे होते। और कई बार हम उन्हें मना भी कर देते हैं कि नहीं बेटा पीछे पड़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई आज किसी भी कारण से, और बेटा ये आपके लिए भी और हर एक के लिए, कोई व्यक्ति आज अगर किसी कारण से आपको छोड़ सकता है तो कल किसी और कारण से छोड़ सकता है। जिसके पास छोड़ने का विकल्प है वो तो आज नहीं तो कल छोड़ ही देगा। और ये भी मैंने अनुभव से सीखा। पहले मैं सोचता था रोक लो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जिसको जाना है वो चला ही जाएगा। आप गिड़गिड़ा लो, रो लो, तो उसको क्या मानेगा, आपकी कमजोरी मानेगा। अरे देखा मेरे बिना काम नहीं चलेगा ना, इसलिए रो रहा है, इसलिए रो रही है। मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं मानेगा कि तुम मेरी जिंदगी हो या तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई किसी के बिना मरता नहीं है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस एज में, उस साइकोलॉजी में तो बंदे को लग रहा होता है कि नहीं, सामने वाला ये सोच रहा होता है कि यार मुझे रोक रहा है, मतलब मुझसे काम करवाना है। लेकिन सर चीटिंग हो जाए, जैसे किसी का पार्टनर चीट करता है, धोखा मिलता है, तो कैसे? देखो चीटिंग क्या होती है, आप चीटिंग किसे मानते हो? चीटिंग ये मानते हो कि भाई कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, तो ये तो गलत है, ये चीटिंग है ही नहीं। हो सकता है किसी से बात करने मजा आता हो, भाई होता है ना, आपके भाई बहन होंगे, हो सकता है सबसे आपकी उतनी बात ना होती हो, किसी से ज्यादा होती हो, किसी कजन से ज्यादा बनती हो, किसी से ना बनती हो। कई बार ऐसा होता है, किसी से बात करने में मजा आता है। और खासकर से जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते ना, उनको कोई चाहिए होता है। अब अपनी वाइफ की शिकायत किससे करूं मैं? वाइफ से करूं? नहीं, वाइफ से नहीं कर सकता, मुझे कोई चाहिए। या तो मैं इतना मेच्योर हो जाऊं जैसे मैं हूं कि मुझे वो शिकायत करने की जरूरत ही नहीं। बट जब मैं उतना मेच्योर नहीं हूं, या कोई नहीं होगा, होते भी नहीं है क्योंकि टाइम लगता है, हमें तो इतने साल हो गए, तो सीखा भी, पढ़ा भी, और जानबूझ के विलिंगली चीजों को ठीक किया। अगर आप इतने मेच्योर नहीं हो तो कोई चाहिए आपको। तो वो कोई दोस्त भी हो सकता है। कई लोग तो अपने दोस्त को ही उनकी वाइफ मानते हैं, तो मेरी सौतन है, उसके साथ ही रहते हैं। अरे उसको उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो ऐसे किसी लड़की का भी तो कोई फ्रेंड हो सकती है, लड़की भी लड़का भी। तो वहां तक तो मैं चीटिंग नहीं मानता। लेकिन हाँ, अगर रिलेशनशिप में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाओ, गर्लफ्रेंड 2 बना लो या बॉयफ्रेंड 2 बना रखे हैं आपने, और दोनों के साथ सीरियस है, तो ये तो चीटिंग है। और चीटिंग जब तक पता नहीं चलती तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप इतने समझदार बनोगे, उसे छुपा लो, और अगर इतने समझदार नहीं होते, ये काम मत करो भाई। ये तो मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी, करना भी नहीं चाहिए।
कोई भी लड़की या लड़का इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, भले ही वो कितना ही बोलता रहे, बोलती रहे। लड़की कितना ही बोल दे कि नहीं मैंने माफ कर दिया, भूल गई, चलो छोड़ो, लड़का कितना ही बोल, वो एक्सेप्ट होता नहीं। वो साइकोलॉजी ऐसी है। और इसमें भी फीमेल साइकोलॉजी फिर भी एक बार को एक्सेप्ट कर लेती है, मेल साइकोलॉजी तो बेटा बिल्कुल एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। मतलब ये कड़वी बात है। कई लड़के शायद नाराज हो जाए मुझे सुन के, सर ये अंदर ही बातें कैसे बता रहे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है सच बोलना। फीमेल एक बार को फिर भी अगर वो आपसे बहुत प्यार करती है तो एक्सेप्ट कर लेगी कि चल ठीक है, इट्स ओके। वो भी तब जब एक बार गलती हो जाए। बार बार अगर आप वही गलती कर रहे हैं तो फिर वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो बंदा ही खराब है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉयल रहना चाहिए इंसान को। और अगर कुछ गलती हो रही है तो अब क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ट्यूनिंग नहीं मिलती, तो बेहतर है अलग हो जाओ, फिर अपनी जिंदगी जियो, फिर जिसके साथ रहना चाह रहा हो। दूसरी जिंदगी खराब करने का हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने कारण दूसरी जिंदगी खराब करें। राइट सर। और जब सेपरेशन हो जाता है और अगर बच्चे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है सिंगल पेरेंट होने का, तो उनके लिए आप क्या आजकल तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं अभी एक इंटरव्यू में गया था, किसी कंपनी ने बुलाया था उनके स्टाफ का इंटरव्यू के लिए। हम लोग वो काम जैसे बिजनेसमैन के लिए करते हैं। 17 फीमेल आई, फीमेल की वैकेंसी थी। 17 में से 12 सिंगल मदर थी। मैं शॉक था क्योंकि उन्होंने एज क्राइटेरिया खैर इतना रखा था 35 साल की उम्र का, तो मुझे लगा भाई मैरिड आएंगी, ज्यादातर मैरिड आई, कुछ एक दो अनमैरिड भी थी, लेकिन ज्यादातर मतलब 50% से ज्यादा सिंगल मदर। लेकिन उसका एक बड़ा रीजन मुझे लगा कि जो मेल ईगो थी ना, वो मेल ईगो इतनी हो गई या उनके केस में ऐसा बना कि वो वहां रह नहीं सकती थी। और कई केस ऐसे भी लगे कि जो फीमेल की प्रॉब्लम थी, यानी उन्हें फ्रीडम चाहिए थी और वहां फ्रीडम नहीं थी। तो दोनों का केस है, लेकिन सिंगल मदर के साथ चैलेंज ज्यादा है। मैंने अभी तक सिंगल फादर नहीं देखे क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंगेज हो जाते हैं, बट सिंगल मदर जो, क्योंकि वो धक्के खा चुकी होती है, झेल चुकी होती है, तो फीमेल को लगता है कि नहीं यार फिर दोबारा वही सब, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। मेरा बेटा बेटी है, जो भी बच्चा हो गया ठीक है, वही मेरी जिंदगी है, मैं उसे संभाल लूंगी। तो वो अब क्योंकि सेल्फ डिपेंड भी है, तो चैलेंज तो रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बढ़ रहा है और इसको ही रोकना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों से बात करें। और अभी जिस तरह से दुनिया में दिख रहा है, बर्थ रेट कम होता जा रहा है, दुनिया की आबादी कम हो रही है, भारत में तो बढ़ रही है लेकिन दुनिया में कम हो रही है। और आने वाले समय में अभी जैसे रशिया का सुन रहा था मैं, या इटली, वहां पर 3 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो सोचिए कितना फर्टिलिटी रेट लो हो चुका है। विलिंगली लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं इसी बर्डन की वजह से कि यार कल बच्चे ही पालने पड़ेंगे। फिर लाइफस्टाइल हो गया, महंगाई हो गई, कुछ फीमेल कॉन्शियस हो गए कि नहीं मैं यही काम थोड़ी करना है, मुझे बच्चे पैदा करते रहूं। क्योंकि मेल को ज्यादा दिक्कत नहीं है, फीमेल के साथ ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसको पहले 9 महीने उसको केयर करनी है, फिर बाद में बच्चा बड़ा होगा तो माँ की जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। जबकि मैं समझता हूँ वो म्यूचुअल जिम्मेदारी होनी चाहिए, बट नहीं हो पाता। मैं भी नहीं कर पाया भाई इस मामले में। मैं भी ऐसा ही रहा कि मेरे बच्चों को मेरी वाइफ नहीं पाला, मैं ज्यादातर समय बाहर रहा, और मैं इस चीज के लिए रिग्रेट भी फील करता हूँ कि यार और समय दे सकता था। उसने अकेले संघर्ष किया, लेकिन समाज ही ऐसा है, हम दोनों बाहर जा नहीं सकते थे, मुझे जाना पड़ता था, तो 12-12 घंटे मैं बाहर हूँ तो बच्चों को तो वही संभालेगी। और उसमें फीमेल पूरी तरह खत्म हो जाती है, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसका तैयार होना, उसका अपने आप से प्रेम, वो सब खत्म ही हो जाता है। और बच्चा पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है उस दिन, क्योंकि उससे पहले वो माँ नहीं थी, सब कुछ थी। जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन वो माँ हुई। तो माँ होने का मतलब है कि उसका एक नया जन्म हो गया है, और वो जन्म जो होता है वो संघर्ष वाला होता है। वो अपनी केयर कर ही नहीं सकती, कितना ही कोशिश कर ले वो क्या करेगी। वो बच्चा रो रहा है, बच्चे को मतलब केयर करनी है, कहाँ अपनी केयर करेगी। और वो उसका बेटा हो या बेटी, वो जिगर का टुकड़ा ही होता है, वो मतलब अपना सब कुछ निछावर कर देगी। तो वो कहते हैं ना, माँ के दिल जैसा कोई और दिल नहीं हो सकता। तो माँ ही है। तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनके पास माँ है, उन्हें माँ का ख्याल रखना चाहिए। और
हर बहन बेटी में एक माँ का स्वरूप होता है, बट सिंगल मदर्स की बड़े चैलेंज है। सिंगल फादर तो बहुत कम मिलते हैं, और वो क्योंकि संभाल ही रहते हैं बच्चों की। उतनी केयर पेरेंट्स दोनों को मिलकर करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सारी जिम्मेदारी दोनों की है। या तो बच्चे पैदा ना करें, और कराए तो भाई बराबरी है। और सिर्फ बच्चे पैदा करने में नहीं, हर काम में बराबरी है। मैं तो ये मानता हूँ। मतलब फीमेल मेल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमारे घर में नहीं है। कई लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारे घर में नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ही होना चाहिए। सर, हमने बहुत सारी बातें करी है, आई एम श्योर कि बातों का तो कोई हमारा एंड नहीं है, बट हमारे व्यूअर्स आप और क्या सर से पूछना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे सर को फिर से लेकर आए। हाँ, जरूर जरूर, मैं आऊंगा जब भी आप कहेंगे। सर, जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को कोई रिलेशनशिप एडवाइस जो आप देना चाहेंगे? दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो रिलेशनशिप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसको लिए कोई बात ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि यार कितना सर ने बता दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस जैसे एक पौधे की तरह मैंने बताया कि पौधे को केयर करनी है, ऐसे रिलेशनशिप की केयर करो। और आपका लाइफ पार्टनर, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बाकी रिलेशन है, वो इंडिविजुअल भी हैं। उनकी इंडिविजुअलिटी को समाप्त मत करो। कुछ फ्रीडम उनको दे दो, जिस जोन में आपकी एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। वो डायरी लिखना चाहे, वो कुछ फोन में रखना चाहे, कुछ अपने हिसाब से करना चाहे, तो इतनी फ्रीडम दे दो उसे ये नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर ये बर्डन हो कि नहीं तुम्हें मुझे सब कुछ बताना है। वो विलिंगली बताना चाहे तो बताए, हस्बैंड हो या वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। नहीं बताता तो, बल्कि अगर वो छुपा रहा है तो उसे छुपाना ही ना पड़े, वो स्थिति ले आओ। इतना कंफर्टेबल कर दो उसको, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और खुद भी कोशिश करो, जैसे सामने हो वैसे ही पीछे रहो। आईना बनो, आईना बन जाओगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। बस यही संदेश है मेरी तरफ से। लवली, थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर रोकते हैं, बट आई एम श्योर कि हम दोबारा आएंगे बहुत सारी ढेर सारी बातों के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कि आप हमारी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी।